आज हम कवर करने वाले हैं हमारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीरीज का लास्ट लेक्चर, जो कि है सॉल्ट एनालिसिस। बच्चों को इस चैप्टर से बहुत डर लगता है क्योंकि यहाँ पर याद करने के लिए बहुत कुछ है, बच्चों को समझ भी नहीं आता है और ज्यादातर बच्चे कभी केमिस्ट्री लैब गए भी नहीं है अपने स्कूल की, जहां पर ये चीजें एक्चुअली में प्रैक्टिकली कराई जाती हैं। तो उनको वैसे भी ये चीजें समझने में बहुत प्रॉब्लम होती है, पर आज हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए सारी की सारी चीजें इतनी सिंपल बना दी जाए कि जेई मेंस का एक भी क्वेश्चन छूटे नहीं। एक या दो क्वेश्चन यहाँ से आराम से पूछे जाते हैं और इनडायरेक्टली क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। इनकी रिएक्शंस को लेके या इनके टेस्ट को लेके कहीं ना कहीं मोल कंसेप्ट के साथ रिएक्शन बना दिया जाता है, या जेई मेंस के अंदर काफी सारे मिसलेनियस या रैंडम क्वेश्चंस रहते हैं, एक या दो हर साल रहते हैं, वो कहीं ना कहीं इसी चैप्टर से किसी ना किसी तरीके से आप बना सकते होने चाहिए हो। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चंस होते हैं। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट होना बहुत जरूरी है जेई मेंस से पहले। और अगर आप आज आप लेक्चर देख रहे हो तो एक या दो दिन बाद आपका एग्जाम होगा प्रोबेबली, तो इतना प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो ये चैप्टर आप बहुत आराम से कंप्लीट करके ले जाओगे और कोशिश मैं यही करूंगा कि कम समय के अंदर मैं आपको ज्यादा कंटेंट पढ़ाने की कोशिश करूं और डिटेल में ही जाने की कोशिश करूं। स्टार्ट करते हैं। अगर आपके पास मेरी बुक कोवलेंट है तो प्लीज इस किताब को इस समय निकाल कर बैठ जाओ, क्योंकि यहां से जब आप पढ़ोगे और इसका आप कम से कम 2 से 3 बार रिवीजन लगाओगे, तब आपको दिमाग में चीज बैठेगी। रिवीजन बहुत क्विक होगा, 5 से 10 मिनट के अंदर आप पूरा चैप्टर रिवाइज कर पाओगे अगर आपने पूरा लेक्चर अच्छी तरीके से देख लिया। स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मेरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीरीज का ये लास्ट लेक्चर है एंड थैंक यू सो मच कि आपने मुझे इतना प्यार दिखाया, इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स दिए, जिसकी वजह से हम इस सीरीज को कंटिन्यू कर पाए। इनऑर्गेनिक के बाद हम ऑर्गेनिक और फिजिकल में भी कुछ कुछ चीजें चैनल के ऊपर लेकर आने वाले हैं, ताकि आपकी केमिस्ट्री बहुत ही आसान हो जाए। और जैसे इनऑर्गेनिक में हमने चीजें आसान करने की कोशिश करी थी, वैसे ही ऑर्गेनिक और फिजिकल में भी कोशिश करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सॉल्ट एनालिसिस की। हम लोग बात कर रहे हैं सॉल्ट एनालिसिस का मतलब क्या है। तो यहाँ पर सिंपल सी डेफिनेशन लिखी हुई है कि कैटाइन और एनाइन जो सॉल्ट के अंदर प्रेजेंट है, अगर हम उसको पहचानना है, उसको हम लोग सॉल्ट एनालिसिस बोलते हैं। अब देखो होता क्या है, अगर मैं सॉल्ट आपसे पूछूंगा कैसे बनता है, तो आप कहोगे भैया एक तो मेरा बेस रिएक्ट करता है, ये आपका बेस हो गया, और एक एसिड रिएक्ट करता है और उससे एक सॉल्ट बन रहा होता है। अब देखो सॉल्ट के अंदर क्या होता है, कैटाइन होता है और एनाइन होता है। ठीक, कैटाइन आप ध्यान से देखोगे तो कैटाइन कहां से आ रहा है, कैटाइन हमेशा बेस से आता है। और एनाइन कहां से आ रहा है, एनाइन हमेशा एसिड से आता है। तो अब आपको यहाँ पर एक बात समझ आ रही होगी कि भैया जो बेसिक से आपका कैटाइन आ रहा है उसको हम लोग बेसिक रेडिकल भी बोलते हैं, और जो एसिड से अनाइन आ रहा है उसको हम लोग एसिडिक रेडिकल भी बोलते हैं। और इन्हीं दोनों रेडिकल्स का जो डिटेक्शन है उसको हम लोग सॉल्ट एनालिसिस बोल रहे होते हैं। सॉल्ट एनालिसिस का प्रोसीजर कैसे काम करता है समझ लो बेटा। होता क्या है कि पहले हमारे पास एक सॉल्ट रहेगा, ठीक है, उससे हमें स्टार्ट करना है। उस पे पहले हम कुछ प्रीलिमिनरी टेस्ट करेंगे। प्रीलिमिनरी टेस्ट कंफर्मेटरी टेस्ट नहीं है। प्रीलिमिनरी टेस्ट क्या होते हैं कि भैया कलर को पहचान के सॉल्ट के, या कुछ ओडोर को पहचान के, खुशबू को पहचान के, खुशबू या स्मेल को पहचान के, तो उसके थ्रू हम लोग सॉल्ट को डिटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। बट दिस इज अ प्रीलिमिनरी टेस्ट। ये हमें कंफर्मेशन नहीं दे रहा है, अभी कंफर्मेटरी टेस्ट नहीं है। कंफर्मेटरी टेस्ट तो हमारे अलग होते हैं, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा। बट पहले हम लोग कुछ प्रीलिमिनरी टेस्ट करते हैं जिससे हमें एक आइडिया लग जाए कि सॉल्ट प्रोबेबली ये हो सकता है। ठीक है, एक चीज। उसके बाद हम कंफर्मेटरी टेस्ट करते हैं। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास दो अलग अलग प्रोसीजर्स होते हैं। पहला प्रोसीजर होता है जिसमें लोग एसिडिक रेडिकल को टेस्ट करके निकाल रहे होंगे कि ये कौन सा एसिडिक रेडिकल है। दूसरा प्रोसीजर होता है जिसमें लोग बेसिक रेडिकल को टेस्ट करके निकालेंगे कि ये कौन सा रेडिकल है। बेसिक रेडिकल का मतलब आप समझ गए कैटाइन, और एसिडिक रेडिकल का मतलब आप समझ गए एनाइन। अभी मैंने आपको दिखाया था कैसे ये चीजें हो रही होती हैं, अभी मैंने आपको दिखाई थी, अगर आपको ध्यान हो। ये देखो, ये बेसिक रेडिकल है कैटाइन है, ये एसिडिक रेडिकल है एनाइन है, इसी तरीके से। ठीक है, तो अभी हम लोग इस पूरे प्रोसीजर की जब बात करेंगे तो हम लोग दो तरीके के टेस्ट की बात करेंगे। पहला होगा प्रिलिमिनरी टेस्ट, यानी ऊपर ऊपर से हमको पता लग गया, एक अंदाजा लग गया हो सकता है। और फिर हमारा कोई कंफर्मेटरी टेस्ट जो हमको कंफर्म करके देगा। आपको फोकस करना है इन दोनों टर्म्स के ऊपर, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है। प्रिलिमिनरी टेस्ट कंफर्मेटरी टेस्ट नहीं होता है। ठीक है, अच्छा, मुझे ये पता है कि तुम में से बहुत सारे बच्चे आज तक कभी केमिस्ट्री लैब गए नहीं हो, और स्कूल के अंदर जब तुम्हारे प्रैक्टिकल्स कराए जाते थे तुम लोग बंक कर देते थे। तो मैं कोशिश ये करूंगा कि तुमको एक एक चीज शुरुआत से लेकर चलूं। देखो, जब हम लोग ये पूरा का पूरा सॉल्ट एनालिसिस करते हैं तो ये हमारी केमिस्ट्री लैब्स में होता है। केमिस्ट्री लैब्स में आपका टेस्ट ट्यूब यूज होते हैं, बॉइलिंग ट्यूब यूज होते हैं, डिलीवरी ट्यूब यूज होते हैं, और टेस्ट ट्यूब होल्डर वगैरह यूज होता है। अब टेस्ट ट्यूब्स क्या होते हैं, ये तो आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पर, इस तरीके के टेस्ट ट्यूब्स रहते हैं। बॉइलिंग ट्यूब्स क्या होते हैं, इसी प्रकार के रहते हैं, बट वो बॉइलिंग करने के लिए यूज होते हैं। ठीक है, फिर डिलीवरी ट्यूब्स क्या होते हैं, इसी के ऊपर एक छोटी सी नॉब लग जाती है और उसमें एक पाइप जा रहा होता है, उसके थ्रू हम लोग गैस का ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, तो डिलीवरी ट्यूब्स ये हो गए जो हम लोग गैस टेस्ट के लिए यूज करते हैं। अभी जैसे मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा कि इसमें H2S गैस पास करानी है, तो डिलीवरी ट्यूब लगा के वो H2S गैस पास कराई जाएगी। और फिर टेस्ट ट्यूब होल्डर क्या है, जो होल्ड करने के लिए यूज करा गया टेस्ट ट्यूब होल्डर है। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें होती हैं। इसके अलावा अगर हम और बात करेंगे तो जैसे क्या होता है कि वहां पर जब आप केमिस्ट्री लैब जाते हो तो हर एक बॉटल के ऊपर बहुत क्लियरली लिखा होता है कि ये डाइल्यूट HCl है, ये कंसंट्रेटेड HCl है।
ये डाइल्यूट H2SO4 है, ये कंसंट्रेटेड H2SO4 है। NH4OH है 2m यानी इसकी मोलैरिटी लिखी हुई है। अब यहाँ पर आप देखो डाइल्यूट HCl का मतलब क्या है कि भैया इसमें HCl की जो क्वांटिटी है वो क्या है, वो कम है। ठीक है, कंसंट्रेटेड मतलब क्या है, इसमें HCl की क्वांटिटी ज्यादा है, एज ये ज्यादा, इसमें जो एसिड की क्वांटिटी है वो ज्यादा है। अब एसिड की क्वांटिटी ज्यादा होगी तो वो क्या होता है, वो ज्यादा सीवियर होता है, ये उतना सीवियर नहीं होता है। तो कुछ कंपाउंड्स होंगे हमारे जो डाइल्यूट से रिएक्ट करेंगे, कुछ होंगे जो हमारे कंसंट्रेटेड से रिएक्ट करेंगे। बॉटल के ऊपर जब आप केमिस्ट्री लैब में जाओगे तो क्लियरली लेबल पे मेंशन्ड होता है ये चीज, ठीक है। अच्छा, अब एक एक करके डिस्कशन चालू करते हैं। तो देखो यार होता क्या है, आ, एक चीज की मैं बात करूंगा एक्सट्रैक्ट की अभी, ठीक है। तो जैसे क्या होगा कि अगर मान लो कुछ ऐसे सॉल्ट होते हैं, जैसे सोचो कि मुझे एक सॉल्ट लेना है, मेरे पास एक सॉल्ट है, ठीक है, टाटा नमक आ गया मेरे पास। टाटा नमक मैंने लिया और इस टाटा नमक को मुझे और रिएजेंट्स के साथ रिएक्ट कराना है। तो होता क्या है कि टाटा नमक को ही लेकर मैं रिएजेंट में नहीं डालने लगता हूँ। टाटा नमक के साथ एक एक्सट्रैक्ट प्रिपेयर होता है, या तो वो पानी में मिला के एक्सट्रैक्ट प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है, या वो एक्सट्रैक्ट कैसे प्रिपेयर होगा, हो सकता है पानी में ना मिले तो एसिड में मिलके हो जाए, हो सकता है किसी और चीज में मिलके हो जाए। तो एक्सट्रैक्ट कैसे प्रिपेयर करा जाता है वो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि उसी से आगे की रिएक्शंस होती हैं। जैसे एक्सट्रैक्ट क्या होता है, कुछ सॉल्युबल सॉल्ट्स होते हैं जैसे NaCl KNO3, अभी मैं बताऊंगा कौन से सॉल्ट सॉल्युबल होते हैं कौन से इनसॉल्युबल होते हैं। तो जो सॉल्युबल सॉल्ट होते हैं उसमें मैंने जैसे सॉल्ट लिया और उसमें 2 ml डिस्टिल्ड वाटर मिलाया, ठीक है, थोड़ा सा हीट कर दिया और फिर उसके बाद मैंने क्लियर सोल्यूशन को फिल्टर आउट कर लिया, ठीक है। और जो मैंने फिल्टर आउट करा, ठीक है, जो मैंने फिल्टर आउट करा सोल्यूशन को, उसी तरीके से वहां पर एक एक्सट्रैक्ट प्रिपेयर हो जाता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वाटर एक्सट्रैक्ट। ये इमेज पर ध्यान मत दो, मैंने गलती से लगा दिया, बट इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वाटर एक्सट्रैक्ट, ठीक है। जो मैं पानी के साथ एक्सट्रैक्ट बनाऊंगा, वाटर एक्सट्रैक्ट है, फिल्टर आउट करके, मतलब पानी के साथ मिलाया, फिल्टर आउट किया, जो एक्सट्रैक्ट बना उसको मैंने वाटर एक्सट्रैक्ट बोल दिया। जो मैं डाइल्यूट HCl के साथ बनाऊंगा, ठीक है, जो मैं अब कुछ हो सकता कंपाउंड हो सकते हैं जो पानी में डिसॉल्व ना हो, तो उसके साथ जो मैं बनाऊंगा, जो पानी की जो HCl के साथ में बनाऊंगा, उनको मैं बोलूंगा डाइल्यूट HCl का एक्सट्रैक्ट। वही होगा 2 ml डाइल्यूट HCl ले लिया जाएगा इसमें, और उसमें क्या करा जाएगा, इसको हीट करा जाएगा, कूल करा जाएगा, फिल्टर करा जाएगा, और इसको एक्सट्रैक्ट को नाम दे दिया जाएगा। हम अपने एंड में नाम दे सकते हैं कॉपी में कि HCl का एक्सट्रैक्ट है, ठीक है। अगर मान लो कुछ ऐसे कंपाउंड हो सकते हैं जो डाइल्यूट HCl में भी डिसॉल्व ना हो, कुछ ऐसे सॉल्ट हो सकते हैं, तो उस केस में हम क्या यूज करेंगे, कंसंट्रेटेड HCl सोल्यूशन का यूज कर रहे होंगे, तो वहां पर जो एक्सट्रैक्ट आएगा उसको हम लोग इस तरीके से नाम दे सकते हैं। और कुछ ऐसे कंपाउंड होंगे जो भाई HCl में ही नहीं डिसॉल्व हो रहे हैं, तो उसके अंदर क्या होगा, HNO3 यूज करा जाएगा, तो उसको हम लोग HNO3 एक्सट्रैक्ट नाम देंगे। एक्सट्रैक्ट वर्ड आप समझ गए मतलब क्या है, कि भैया मैंने सोल्यूशन लिया, मैंने सॉल्ट लिया, उसमें पर्टिकुलरली ये HNO3 वगैरह मिलाया, और उसके बाद जेंटली हीट करा और फिल्टर आउट कर लिया, तो मेरा एक्सट्रैक्ट बन गया, और उसके साथ ही मैं आगे की रिएक्शंस कराऊंगा। अब एक एक करके डिस्कशन चालू करते हैं। अच्छा, एक एक्सट्रैक्ट और भी बनता है, वो हो सकता है एक्वा रेजिया का एक्सट्रैक्ट। एक्वा रेजिया का मतलब क्या होता है, कंसंट्रेटेड HCl और कंसंट्रेटेड HNO3 का जो सोल्यूशन होता है, इसको हम लोग एक्वा रेजिया बोलते हैं। और चूंकि देखो ये बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, तो ये किसी भी चीज को डिसॉल्व करने की ताकत रखते हैं। और इस एक्वा रेजिया के सोल्यूशन को देखो 3:1 के रेशियो में ही बनाया जाता है, तब एक एक्वा रेजिया कहलाता है। 3 पार्ट्स ऑफ HCl और 1 पार्ट ऑफ HNO3। अब इसका एक्सट्रैक्ट बनेगा तो उसको हम एक्वा रेजिया का एक्सट्रैक्ट बोलेंगे। एक्वा रेजिया में आगे वर्ड यूज करूंगा तो आप समझ जाना इसका इसकी बात हो रही है, ठीक है। अच्छा, अब एक एक करके प्रिलिमिनरी टेस्ट की बात करते हैं। पहले बेस्ट सॉल्ट देखते हैं, अगर हम पहचान जाए कि यार ये कौन सा सॉल्ट है तो वो कैसा रहेगा, पहले हम लोग वो पहचानेंगे, फिर हम एसिड रेडिकल टेस्ट और बेस रेडिकल टेस्ट सीखने की कोशिश करेंगे। तो पहले हम लोग करते हैं प्रिलिमिनरी टेस्ट। तो प्रिलिमिनरी टेस्ट में समझो क्या होता है कि जैसे मैंने आपको पी ब्लॉक पढ़ाया था, मैंने आपको डीएफ ब्लॉक पढ़ाया था। एक बात मैंने आपको बताई थी, अगर आपको ध्यान हो, कि डीएनएफ ब्लॉक जब मैंने आपको पढ़ाया था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं, जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, वो डी डी ट्रांजिशन शो करते हैं। डी डी ट्रांजिशन क्या होता है कि उनका जो एक इलेक्ट्रॉन है वो एक डी ऑर्बिटल से कूद के ऊपर वाले ऑर्बिटल में चला जाता है, और उसकी वजह से कुछ एनर्जी रिलीज करता है, जिसमें कुछ वेवलेंथ होती है, और उस वेवलेंथ के कॉरेस्पॉन्डिंग वो कलर शो कर रहा होता है, राइट। अब जो नॉन डी ऑर्बिटल वाले एलिमेंट्स होते हैं, नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, वो जनरली कोई कलर शो नहीं करते। तो जैसे Na प्लस कैटाइन होगा, K प्लस कैटाइन होगा, NH4 का सॉल्ट होगा, Mg+2 का सॉल्ट होगा, तो ये कोई भी तरीके का कलर शो नहीं करेंगे। अच्छा, एक चीज इस पूरे डिस्कशन से पहले, क्योंकि कैटाइन के नाम आना चालू हो गए हैं, तो मैं आपको एक चीज और बता दूं, छोटी सी, बेटा ये समझ लेना, ठीक है। इसका बच्चों को बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहता है। आपको केवल और केवल इन कैटाइंस और इन एनाइन के टेस्ट ही पढ़ने हैं, यही पूछे जाते हैं, यही सिलेबस के अंदर है, इसके बाहर नहीं आता है क्वेश्चन, ठीक है। तो अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा सब कुछ, बट मैं आपको स्पेशली मार्क करा दूंगा कि ये वाले जहां जहां आएंगे कि भैया इन इनका डिस्कशन करना है, बाकियों का नहीं करना, ठीक है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, राइट। अच्छा, अब देखो ध्यान से, अब एग्जाम्पल के लिए समझो, ये जो सारे के सारे सॉल्ट है किसी भी एनाइन के साथ हो, वो व्हाइट सॉल्ट फॉर्म करते हैं। कलर्ड सॉल्ट कैसे होते हैं, जैसे Cu+2 का सॉल्ट होता है, जनरली कलर्ड होते हैं, ठीक है। Na+2 का, Fe+2 का होता है, जनरली ग्रीन कलर का होता है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जैसे ब्लू कलर के सॉल्ट हो सकते हैं, जैसे Cu के सॉल्ट मैंने अभी आपको बताया ब्लू कलर के होते हैं।
तो जैसे CuSO4 और 5H2O इसमें अगर लगाया जाएगा तो ये ब्लू विट्रॉल की तरह कलर का होता है। तो CuCl2 ये ब्लू ग्रीन टाइप का कलर होता है, ये डीप ब्लू कलर का होता है। तो जनरली Cu+2 जब सॉल्ट के अंदर देखा जाता है तो वो नीले रंग का आता है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हरे रंग के सॉल्ट कौन से आते हैं देख लो, Na के सॉल्ट और Fe के सॉल्ट और क्रोमियम के सॉल्ट, ठीक है। ये तीनों हरे रंग के होंगे। इंपॉर्टेंट हमारे लिए निकल और Fe ही है, क्रोमियम का इतना नहीं पूछा जाता है। बट हाँ, ये दोनों सॉल्ट हमको कहने के ग्रीन कलर के मिलते हैं। अच्छा, पिंक और वायलेट कलर के सॉल्ट भी मिलते हैं, जैसे कोबाल्ट और मैग्नीज के जो सॉल्ट होते हैं वो कहने के वायलेट और पिंक मिलते हैं। आपको ध्यान होगा मैंने डी ब्लॉक के अंदर आपको जब कलर्स पढ़ाए थे तो भी मैंने आपको बताया था कि इन दोनों ये दोनों कुछ कुछ पिंक या वायलेट कलर के मिलते हैं, Fe+2 Na+2 ग्रीन कलर का मिलता है और Cu+2 ब्लू कलर का मिलता है। बस आप इतना ध्यान रख लो कि इतना आपके लिए आगे काफी काम आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा येलो या ब्राउन की बात करेंगे तो जो Pb+2 है वो कहने के येलो फॉर्म में मिल रहा होता है। Fe+2 तो ग्रीन होगा, Fe+3 की बात करेंगे तो वो कहने के येलोइश ब्राउन कलर में फॉर्म हो रहा होता है। तो कलर तो एक तरीका होगा डिटेक्ट करने का, कलर से हम डायरेक्टली देख सकते हैं भैया ये क्या कलर आ रहा है। और देखो अब जैसे मैंने यहाँ पर एक और टेस्ट भी लिख रखा है, जैसे Fe+3 से हमको ये तो पता लग गया येलो कलर का, बट ये प्रिलिमिनरी टेस्ट था। अभी जब मैं आगे आपको कंफर्मेटरी टेस्ट पढ़ाऊंगा, अभी आगे मैं पढ़ाऊंगा भी आपको, अभी आप परेशान मत होना, ठीक है। अभी मैं खाली एक एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूँ। जैसे Fe+3 का एक कंफर्मेटरी टेस्ट होता है, जैसे यहां से हमें प्रिलिमिनरी पता लग गया ये येलो ब्राउन है। कंफर्मेटरी के लिए क्या करूंगा, मैं SCN6 का एक कंपाउंड लूंगा, ठीक है, K4FeN6 लेते हैं। तो हम लोग वो उठा के लेंगे और इसमें SCN- का जो कंपाउंड होता है, SCN- का जो कंपाउंड होता है, ये जब इसके साथ रिएक्ट करता है तो ब्लड रेड पीपीटी देता है, ठीक है। तो ये कंफर्मेटरी टेस्ट हो गया। अभी आप इसको याद मत रखो, अभी आप खाली इस चीज को ध्यान रखो, इसको आप ध्यान मत रखो। अभी मैं आपको आगे अच्छी तरीके से समझाऊंगा तब आपको अपने आप याद हो जाएंगी चीजें, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब ऐसी कुछ कंपाउंड्स हो सकते हैं जिनकी स्मेल से हम पहचान ले भैया ये क्या है। जैसे बहुत कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है कंपाउंड की, जैसे जो अमोनिया के कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, अमोनिकल कंपाउंड्स होते हैं, जैसे इस तरीके के अमोनिकल जिसमें NH4 आयन अमोनियम आयन है, तो वो कहीं ना कहीं एक अलग तरीके की स्मेल दिखाता है, अमोनिकल स्मेल है, ठीक है, एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है इसकी, राइट, जिससे आप पहचान सकते हो कि ये क्या है। जैसे अगर मान लो मैं इसको NaOH के साथ हीट करूंगा तो NH3 गैस निकलती है, उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है, ठीक है। तो ऐसे में इसको कहीं ना कहीं प्रिलिमिनरी टेस्ट है, मैं देख सकता हूँ समझ सकता हूँ क्या है। अब ये प्रिलिमिनरी टेस्ट है, फिर मैं बता रहा हूँ कंफर्मेटरी टेस्ट नहीं। कंफर्मेटरी टेस्ट जैसे इसका क्या हो सकता है, अभी मैं फिर पढ़ाऊंगा कंफर्मेटरी टेस्ट, मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल के लिए समझा रहा हूँ क्या हो सकता है। जैसे अगर मान लो मैंने HCl गैस ले लिया, तो HCl गैस जो है वो इस NH3 के साथ जब मिक्स करता है तो NH4Cl के फ्यूम्स निकालता है। ये फ्यूम्स मेरे को कंफर्म कर देगा कि NH4+ का ही कोई ना कोई कंपाउंड है, समझ गए। अभी प्रिलिमिनरी के लिए क्या है, इसकी स्मेल से हमने पहचान लिया। अब जैसे मान लो एसीटेट आयन होता है CH3COO-, तो ये कहीं ना कहीं विनेगर टाइप की स्मेल दिखाता है। विनेगर टाइप की स्मेल आप सिरके टाइप की स्मेल हो गई, ठीक है, तो विनेगर टाइप की स्मेल आपको दिखा रहा होता है, ठीक है, ये इसका प्रिलिमिनरी टेस्ट होता है। इसके अलावा जैसे सल्फाइड के जो कंपाउंड्स होते हैं, H2- के कंपाउंड्स होते हैं, वो सड़े हुए अंडे जैसी स्मेल दिखाते हैं। तो सड़े हुए अंडे जैसी स्मेल आपको आगे तो आप समझ जाओ मैंने सल्फाइड है, पर ये प्रिलिमिनरी है, कंफर्मेटरी नहीं। कंफर्मेटरी क्या इसमें हो सकता है, कोई भी लेड का कंपाउंड, जैसे लेड एसीटेट ले लिया, अब लेड एसीटेट के साथ जब मैं इसका रिएक्शन कराऊंगा तो कहेंगे लेड सल्फाइड बना देगा जो काले रंग का होता है, तो ये कंफर्मेटरी टेस्ट हो गया। अब इसको याद मत रखना, बस मैं आपको बता रहा हूँ कंफर्मेटरी टेस्ट में साथ साथ समझाता चल रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जैसे अब ये वाले कंपाउंड्स ले लो, जैसे जिसमें NO2- है, तो NO2- क्या करता है, ब्राउन फ्यूम्स फॉर्म करता है। तो ब्राउन फ्यूम्स बनने लगे देख के तो भी मैं पहचान सकता हूँ कि हाँ यस ये शायद नाइट्राइट इसमें एनाइन है, ठीक है, तो ये भी एक तरीका होता है। अच्छा, इसके अलावा अब कुछ कंपाउंड्स होते हैं जो हम वाटर की सॉल्युबिलिटी से पहचानेंगे। जैसे क्या होता है कि अब यहाँ पर कंसेप्चुअली बात समझना, कौन सी चीज पानी में सॉल्युबल है कौन सी नहीं है, आपको मैं एक बार समझाऊंगा, एक बार में आपको सारी चीज समझ आ जाएगी, बट इस समय ध्यान आपका पूरा 100% यहाँ पर होना चाहिए। देखो Na+K4 और NH4+ के जितने भी सॉल्ट होंगे सब पानी में सॉल्युबल होते हैं, सारे के सारे, ठीक। इसके अलावा NO3- Cl- SO4 के मोस्ट ऑफ द मेटल्स पानी में सॉल्युबल होते हैं, जितने सिलेबस में पूछे जाएंगे उतने सॉल्युबल होते ही होते हैं, ठीक है। और इसमें CH3OCOO- भी है, तो यानी नाइट्रेट आयन, Cl- आयन, SO4 आयन और एसीटेट आयन, इनका सब कुछ पानी में सॉल्युबल होता है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आपको जैसे कंपाउंड होंगे जो HCl में सॉल्युबल होंगे, पानी में सॉल्युबल नहीं होंगे, ठीक है। तो HCl में सॉल्युबल कौन कौन से हो सकते हैं, कार्बोनेट हो सकता है, सल्फाइड्स हो सकते हैं, सल्फाइड्स हो सकते हैं और ऑक्सिलेट्स हो सकते हैं। ये क्या होते हैं, पानी में, ये HCl में सॉल्युबल होते हैं, पानी में शायद सॉल्युबल ना हो, डाइल्यूट HCl में, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा कुछ हो सकते हैं जो HNO3 में सॉल्युबल हो। HNO3 में क्या सॉल्युबल हो सकते हैं, जनरली जो ऑक्साइड्स हैं, जो ऑक्साइड्स होते हैं कंपाउंड के, वो कहीं ना कहीं HNO3 में सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। चलो आपके लिए अब इससे भी इंपॉर्टेंट बात क्या है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कंप्लीटली इनसॉल्युबल कौन से होते हैं। तो देखो होता क्या है, सल्फेट्स, मोस्ट ऑफ द सल्फेट्स, BSO4, PbSO4, SrSO4, CSO4, ये बिल्कुल भी सॉल्युबल नहीं होते, ठीक है। और कुछ कुछ क्लोराइड्स, Ag के, स्पेशली Ag के जो क्लोराइड्स या
ब्रोमाइड या आयोडाइड्स होते हैं, तो जैसे AgCl, AgBr, AgI ये इनसॉल्युबल होते हैं, ठीक है। अब देखो मेरी बात समझने की कोशिश करना, इनसॉल्युबल मतलब पानी में इनसॉल्युबल। अब देखो ये मैंने एक टेबल बनाई है आपके लिए, जहां पर मैं आपको बता रहा हूँ कौन सी चीज पानी में सॉल्युबल होती है, कौन सी नहीं होती है। इस पर सवाल डायरेक्टली पूछा जाता है। जैसे नाइट्रेट आयन के साथ तो कोई भी सॉल्ट बना लो सॉल्युबल है ही, एसीटेट आयन के साथ कोई भी सॉल्ट बना लो सॉल्युबल है ही, Na प्लस K प्लस NH4 प्लस के साथ कोई भी सॉल्ट बना लो सॉल्युबल है ही। तो इन केटाइंस के साथ तो इन दोनों एनाइंस के साथ तो कुछ भी बना लो सॉल्युबल है पानी में, ठीक है। अच्छा उसके बाद अगर मैं क्लोराइड्स की बात करूंगा, तो क्लोराइड्स में AgCl, PbCl2 और Hg2Cl2 ये हटा लो, ये हटा लो, ठीक है। इनके अलावा सब कुछ जो है, सब कुछ जो है, सारे क्लोराइड जो है वो पानी में सॉल्युबल है। बस ये पानी में सॉल्युबल नहीं होते, ये पानी में सॉल्युबल नहीं होते, ये इनसॉल्युबल है, ठीक है। फिर सल्फेट्स की बात करोगे, तो सल्फेट्स में भी आप देख लो, सल्फेट्स में ये जो तीन मैंने लिखे यहाँ पे BaSO4, PbSO4, SrSO4 ये इनसॉल्युबल है, बाकी के सारे सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। तो जो जो इनसॉल्युबल है आप उस पर फोकस कर लो खाली, BaSO4, PbSO4, SrSO4, AgCl, PbCl और Hg2Cl2 ये आपको वापस से अभी मैं याद कराऊंगा, ये चीज मैं वापस से आपको ध्यान दिलाऊंगा अभी आगे चल के, सुनते रहना, ठीक है। अच्छा इसके अलावा कार्बोनेट्स की बात करोगे, तो कार्बोनेट्स में तो सब कुछ इनसॉल्युबल है, एक्सेप्ट फॉर कि ये तीन के साथ अगर सॉल्ट बने, ये तीन के साथ तो सब कुछ ही सॉल्युबल होता है, बाकी सारा इनसॉल्युबल है। सल्फाइड के साथ बात करोगे, तो सल्फाइड के साथ क्या है, एल्कली सल्फाइड्स खाली सॉल्युबल होते हैं, बाकी सारा इनसॉल्युबल है। एल्कली सल्फाइड का मतलब कहीं ना कहीं यही हो गया, ठीक है। तो सल्फाइड, कार्बोनेट और फॉस्फेट ले लोगे, इसमें कुछ और सॉल्युबल नहीं होता है एक्सेप्ट फॉर Na प्लस, K प्लस और NH4 प्लस। तो इसको याद करने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप कहोगे भैया देखो कार्बोनेट, नाइट्रेट, सॉरी नाइट्रेट, एसिटेट, कार्बोनेट नहीं, नाइट्रेट एसिटेट में तो सब कुछ सॉल्युबल है, Na प्लस, K प्लस, NH4 सॉल्ट तो हर जगह सॉल्युबल है। क्लोराइड में ये तीन इनसॉल्युबल है, सल्फेट में ये तीन इनसॉल्युबल है, और बाकी कंपाउंड्स के अंदर कार्बोनेट्स ले लो, सल्फाइड्स ले लो, फॉस्फेट्स ले लो, इनके साथ सॉल्ट बने होंगे तो ये पानी में इंसॉल्युबल ही होते हैं। इस अगर अगर Na प्लस, K प्लस या NH4 प्लस के साथ सॉल्ट है तो सॉल्युबल होंगे खाली, अदरवाइज सारे के सारे इंसॉल्युबल होते हैं। एक बार टेबल को अच्छी तरीके से देख लो, आगे यूज हो सकती है, ठीक है। अच्छा अब जैसे कि एक तरीके का क्वेश्चन जो कभी कभी बनता है, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ, द कंपाउंड विद द मिनिमम KSP वैल्यू अमंग द गिवन ऑप्शन। अब एक बात समझना, KSP वैल्यू जनरली मिनिमम उसकी होती है जो पानी में कम सॉल्युबल होते हैं। तो यहाँ पर देखो AgCl भी इनसॉल्युबल रहता है ऑलमोस्ट, BaSO4 भी इनसॉल्युबल रहता है, PbSO4 भी इनसॉल्युबल रहता है, CF2 भी इनसॉल्युबल रहता है। तो देखा जाए तो सभी जो है इनसॉल्युबल ही रहते हैं मोस्टली, ठीक है। पर अगर मैं थोड़ा सा ध्यान दूंगा, तो अगर आपको एक कॉन्सेप्ट ध्यान हो, अगर आपने आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ा हो, कि जिसके अंदर चार्ज सबसे कम होता है, जिसके अंदर चार्ज सबसे कम होता है, वो कहीं ना कहीं उसकी कहीं ना कहीं KSP की वैल्यू कम आ जाती है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो KSP की वैल्यू में देखो, इसमें +2 का चार्ज है, इसमें +2 का चार्ज है, इसमें +2 का चार्ज है, इसमें +1 का चार्ज है, तो आंसर तो वैसे ये होना चाहिए। पर ये वाला क्वेश्चन मैंने इसलिए डाला था कि अगर मान लो आगे चल के इसी क्वेश्चन में आपको ट्वीक करके पूछ लिया जाए कि AgCl और इसके साथ में NaCl दे दे, KCl दे दे और NH4Cl दे दे, तो आपको समझ में आना चाहिए कि जो इनसॉल्युबल सॉल्ट है उनका जनरली KSP वैल्यू कम होता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। बाकी अगर आपसे ऐसे पूछ लिया जाएगा कि मिनिमम KSP वैल्यू ऐसे निकाल दो, तो आपको क्या करना है, जिसके अंदर चार्ज की कमी है, यानी Ag+2 ये तो प्लस है, ये +2 में है, ये +2 में है, ये +2 में, तो चूंकि ये प्लस में है, ये की +1 का चार्ज दिया है, तो ये सबसे कम चार्ज देख रहा है, तो इसलिए इसका आंसर ये हो जाना चाहिए। अच्छा अगला प्रिलिमिनरी टेस्ट जो हमारे कोर्स में है वो क्या, हमारा फ्लेम टेस्ट। फ्लेम टेस्ट क्या होता है कि हमने प्लैटिनम वायर लिया, प्लैटिनम वायर को हमने कंसंट्रेटेड HCl फ्लेम में डाल दिया, ठीक है। और उसके बाद हमने क्या करा, इसको HCl में डिप करा, और HCl में डिप करने के बाद इसको सॉल्ट के पेस्ट में डाल दिया। समझना क्या हुआ, प्लैटिनम वायर लिया, ठीक है, प्लैटिनम वायर को कंसंट्रेटेड HCl में डाला ताकि उसके ऊपर कोई इंप्योरिटी वगैरह हो तो सब खत्म हो जाए, और उसको फ्लेम में डाल दिया ताकि वो कलरलेस हो जाए मामला पूरा, ठीक है। यानी प्लैटिनम वायर में कोई कलर अभी है नहीं। अब प्लैटिनम वायर को हम HCl में डिप करेंगे और सॉल्ट के पेस्ट में डालेंगे। जैसे हम सॉल्ट के प्लेस में डालेंगे, हमें इसको नॉन ल्यूमिनस जोन में लेकर आना है, इसकी क्या बोलते हैं, नॉन ल्यूमिनस जोन में लेकर आना है फ्लेम की, और फिर हमें कलर को ऑब्जर्व करना है। तो देखो फ्लेम ये होती है, ठीक है, फ्लेम का ये नॉन ल्यूमिनस जोन है, इसमें हम लेकर आए, और फिर हमें कलर को क्या करना है, ऑब्जर्व करने की कोशिश करनी है, ठीक है। फ्लेम को हम लेकर आए, नॉन ल्यूमिनस जोन में आया, कलर को ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे। अब बात समझो क्या क्या कलर आ सकते हैं। देखो अलग अलग कंपाउंड्स, प्लैटिनम वायर का जो ये टेस्ट होता है, इसमें अलग अलग तरीके के कलर देते हैं। फ्लेम टेस्ट में क्वेश्चन कैसे पूछा सकता है, फ्लेम टेस्ट में क्या यूज होता है, आप कहोगे प्लैटिनम वायर। और क्या यूज होता है, कंसंट्रेटेड HCl फ्लेम में, पहले हम लोग कर इसको कंसंट्रेटेड HCl फ्लेम में क्लीन करते हैं ताकि ये सारा क्लीन हो जाए, सारी इंप्योरिटी खत्म हो जाए। फिर HCl में डिप करके सॉल्ट पेस्ट में लेकर आते हैं, और फिर हम इसको नॉन ल्यूमिनस जोन में लेकर आते हैं फ्लेम के। अब ये देखो अलग अलग कंपाउंड अलग अलग तरीके के कलर देते हैं, जैसे Cu+2 जो है वो ग्रीन कलर देगा, Ca+2 जो है ब्रिक रेड कलर देगा,
Na प्लस जो है वो परसिस्टेंट येलो कलर देगा, और K प्लस लाइलैक, लाइलैक ब्लू कलर होता है, उस तरीके का कलर देगा। और Sr+2 क्रिम्सन रेड देगा। Li+2 का पूछ लिया आपसे तो भी क्रिम्सन रेड ही रहता है जहां तक है, ठीक है। अच्छा, इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है समझना, ये सारे कलर्स तो आपको वैसे याद हो जाने चाहिए, और इतना याद करना इतना कोई मुश्किल भी नहीं है, ठीक है। आप सिंपली इसको एक बार देख लोगे तो भी आपको देख के भी याद हो जाएंगे कलर्स, इतना कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। जो चीज इंपॉर्टेंट है वो क्या है समझना, ठीक है, वो है कोबाल्ट ब्लू ग्लास टेस्ट, ठीक है। कोबाल्ट ब्लू ग्लास टेस्ट, अब ये समझना क्या होता है। देखो, जो सोडियम होता है ना, अगर मान लो एक कंपाउंड है उसके अंदर सोडियम और पोटेशियम दोनों चीजें हैं, या मैंने कह दिया सोडियम और कॉपर दोनों दोनों ही कैटाइंस हैं, ठीक है। तो सोडियम का जो येलो कलर होता है ना, वो इतना ज्यादा परसिस्टेंट होता है, या इतना ज्यादा इतना इतना ब्राइट होता है ना, कि हमें केवल वो येलो कलर दिखेगा। हम जो कॉपर का कलर होगा या जो पोटेशियम का कलर होगा वो कभी डिटेक्ट ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और ये चीज बहुत छोटी सी चीज है, एग्जाम में आती है, पक्का आती है, और यहां नहीं पूछेगा तो आपसे वाइवा में पूछ लेगा, ठीक है। तो अगर सोडियम का बहुत परसिस्टेंट येलो कलर है, ठीक है, फ्लेम टेस्ट में, तो आप और कोई कलर को तो देख ही नहीं पाओगे। तो हम क्या करते हैं, हम फिर यूज करते हैं कोबाल्ट ब्लू ग्लास टेस्ट। अब ये जो ब्लू ग्लास होता है ना कोबाल्ट का, ये क्या करता है, ये सोडियम के येलो कलर को फिल्टर कर देता है। तो सोडियम का जब येलो कलर फिल्टर हो गया ना, तो के प्लस जो है वो लाइलैक ब्लू दिख रहा था, बट लाइलैक से ये कहीं ना कहीं वायलेट में कन्वर्ट हो जाता है जब कोबाल्ट ब्लू का टेस्ट लगता है। यानी के प्लस और Na प्लस जब एक साथ डले होंगे कंपाउंड के अंदर या एक सॉल्ट के अंदर, तो क्या होगा कि अगर हम उस सॉल्ट में फ्लेम टेस्ट करेंगे तो भैया हमें येलो येलो फ्लेम ही दिखेगी, क्योंकि वो सोडियम की फ्लेम जो है वो के प्लस की फ्लेम को कवर कर देगी। पर अगर हम इसको कोबाल्ट ब्लू ग्लास टेस्ट में डालेंगे, तो सोडियम की जो फ्लेम है वो कहीं ना कहीं फिल्टर आउट हो जाएगी, और के प्लस की जो फ्लेम है वो हमको वायलेट कलर की दिखेगी। छोटा सा सवाल आ सकता है, Cu+2 की जो फ्लेम है वो वैसे तो ग्रीन दिखती है वहां पे, पर यहाँ पे ग्रीन एज दिखेंगे, इसके ग्रीन एज, ये वर्ड याद रखना, ग्रीन एज दिखेंगे, इस पर डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। इसके अलावा जो हमारे अल्कलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं, यानी ग्रुप 2 के मेटल्स होते हैं, उनकी फ्लेम कैसी दिखती है आप देख सकते हो। Ba+2 एप्पल ग्रीन दिखता है, Ca+2 ब्रिक रेड दिखता है, Mg+2 कोई कलर नहीं देता है, ठीक है। आप मैंने कैसे याद रखा था, मैंने रखा था बैग ऑफ एप्पल से, मैंने याद रख लिया था Ba+2, और Ca+2 ईट के जैसे कलर का होता है, ऐसे दिमाग में बैठ गया था, Ca+2 ईट जैसे कलर का होता है, और Mg+2 का कोई कलर ही नहीं होता है। तो ये चीज बहुत आराम से आप ध्यान रख सकते हो, ठीक है। तो ये तीनों चीजें आप ध्यान रख लो। और जो इंपॉर्टेंट कलर्स हैं, एक बार मैं आपको फ्लेम टेस्ट का चार्ट दिखा देता हूँ, वो ये इंपॉर्टेंट कलर्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। Na+2 का जो है वो अच्छा, ये एक चीज और, जो इंपॉर्टेंट कलर्स हैं, ठीक है, उसमें आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप नोटिस करो, ये Ba+2 का कलर इंपॉर्टेंट है, ठीक है, Ca+2 का कलर इंपॉर्टेंट है, और Mg+2 का कलर इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पर आप Cu+2 का याद रख लो, ठीक है, Na+ का याद रख लो, और K+ का याद रख लो। ये 6 कलर कहेंगे, नोट डाउन कर लेना। अब वैसे भी एग्जाम आने वाला है तो आपको ध्यान में रह ही जाएगी चीज, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगर मान लो मैंने क्या करा, अगेन मैंने कोबाल्ट ब्लू वाला फिल्टर यूज करा, कोबाल्ट ब्लू वाला फिल्टर यूज करूंगा तो Na+ तो दिखेगा नहीं उसमें, क्योंकि क्या है कि किसी किसी सॉल्ट में Na+ और K+ या Na+ और Ca+2 या Na+ या Sr+2 या Na+ या Ba+2 है, तो भाई बाकी का कलर दिखेगा ही नहीं, क्योंकि Na+ येलो बहुत बहुत ब्राइट येलो होता है। तो अगर हम उस ब्राइट येलो को फिल्टर आउट कर दें तो हमें K+ जो है वो लाइलैक वायलेट दिखता है, ठीक है, Ca+2 ब्रिक रेड दिखता है, Sr+2 क्रिम्सन दिखता है, और Ba+2 एप्पल ग्रीन दिखता है, ठीक है। और येलो हमारा नहीं दिखता है Na+ का, अगर हमने कोबाल्ट ब्लू का फिल्टर यूज कर लिया। सवाल देखो कैसे आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैटायंस गिव ब्रिक रेड फ्लेम। तो ब्रिक रेड कौन सा फ्लेम दिखाती है, तो आपको समझ आ रहा है, ये भैया नवी याद कराया था कि Ca+2 ईट जैसा फ्लेम दिखाती है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा सवाल आ सकता है कि इसमें से कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो ग्रीन एज फ्लेम के साथ बर्न होता है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि Cu+2 जो है वो ग्रीन एज के साथ नहीं, पहले तो ग्रीन के साथ ही बर्न होता है, बट अगर कोबाल्ट ब्लू फिल्टर में लगाया जाए तो कहीं ना कहीं वो ग्रीन एज के साथ बर्न होता है, राइट। अभी मैंने आपको बताया था, छोटी सी चीज है, ध्यान रख लो, छोटी छोटी चीजों पर ही सवाल आते हैं यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अब अगला टाइप का टेस्ट आता है जो कि आता है बोरैक्स बीड टेस्ट। ये सारे के सारे अभी हम प्रिलिमिनरी टेस्ट कर रहे हैं, अभी हमने कैटाइन और एनाइन को डिटेक्ट करने का टेस्ट चालू नहीं करा है, अभी हम खाली ऊपर ऊपर से पहचान रहे हैं खाली कंपाउंड, ठीक है। तो अगला प्रिलिमिनरी टेस्ट आता है जो कि होता है बोरैक्स बीड टेस्ट। बोरैक्स बीड टेस्ट क्या होता है कि बेसिकली आप प्लेटिनम का वायर लोगे, ठीक है, प्लेटिनम के वायर का प्लेटिनम का वायर आप ऐसे सोचो कि आप प्लेटिनम का वायर लिया और आपने ऐसे करके उसको गोला बनाया, ठीक है, और उस गोले को आपने क्या करा, Na2B4O7 डॉट 10H2O, ये इसका जो सोल्यूशन होता है इसमें आपने डाल दिया, ठीक है। जब आप इसमें इसको डालोगे, ठीक है, तो होता क्या है, तो कहीं ना कहीं उसमें बीड बनती है। अच्छा, इसमें कोवलेंट एक छोटी सी चीज और आपको एक्स्ट्रा समझाता, कोवलेंट इसमें निकाल के बैठना बेटा जरूरी है, ठीक है।
इसमें बोरेक्स बीट टेस्ट में कैसी बीट बनती है, ठीक है, उसकी मैंने फोटो लगा रखी है यहाँ पर, आपको छोटी सी दिख रही होगी फोटो, देख लेना पेज नंबर 190 पे, तो उससे आपको और क्लैरिटी आएगी। तो ये होता क्या है इस पे, कि हमने क्या करा कि लूप ऑफ प्लेटिनम वायर लिया, ठीक है, ऐसे प्लेटिनम वायर का लूप लिया और उसको Na2B4O7.10H2O बोरेक्स उसमें डाला और हीट कर दिया, तो एक बीड फॉर्म होती है, ठीक है। बीड किसकी फॉर्म होती है, ये फॉर्म होती है बीड NaBO2 और B2O3, ठीक है। अब ये जो B2O3 है, इसकी बीड ली हमने, ठीक है, ये बीड ली, और ये बीड को हमने क्या करा, किसी भी जो कंपाउंड हमारे पास है जिसको हमें सॉल्ट को डिटेक्ट करना है, उसमें डाल दिया उस बीड को। वो बीड यानी B2O3 की बीड बनी, वो बीड बीड मतलब छोटी सी ऐसे गोली टाइप की, वो गोली को जब हमने इसमें डाला तो कहीं ना कहीं ये फॉर्म होता है, ये मेटल हो सकता है हम कोई, ये फॉर्म होता है, जो ये फॉर्म होता है ये कलर्ड बीड होती है। ये तो अभी कलरलेस बीड फॉर्म हुई थी, बट ये कलर्ड बीड फॉर्म होती है। ये जो कलर्ड बीड फॉर्म होती है, ये कलर्ड बीड कहीं ना कहीं हमको ये बताती है प्रिलिमिनरी फॉर्म में कि भैया ये कंपाउंड ये हो सकता है, ठीक है। अच्छा, इसमें दो तरीके की फ्लेम हम यूज करते हैं, पहला होता है ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम और दूसरी होती है रिड्यूसिंग फ्लेम, ठीक है। अब देखो होता क्या है, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम और रिड्यूसिंग फ्लेम के बारे में देखो कोवेलेंट में भी बड़ी प्यारी चीज लिखी हुई है, 190 पेज नंबर पे निकालना। देखो होता क्या, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम का मतलब क्या होता है, पहले समझो कि जैसे कोई फ्लेम है, वो अगर नीली रंग की दिख रही है, इसका मतलब क्या है कि उसमें ऑक्सीजन ज्यादा है, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल ज्यादा है, तो उसको हम लोग ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम बोलते हैं। और अगर कोई फ्लेम येलो कलर की दिख रही है या ऑरेंज कलर की दिख रही है, तो उसके अंदर हमने ऑक्सीजन की मात्रा कम कर दी है, उसको हम लोग रिड्यूसिंग फ्लेम बोलते हैं, ठीक है। अब देखो अगर आप कोवेलेंट खोलोगे तो बोरेक्स बीट टेस्ट के अंदर क्या दिखाया गया है कि बोरेक्स बीट टेस्ट में क्या होता है, पहले Na2B4O7 लिया डॉट NH2O, इसको हमने हीट करा तो एक पफी मास बनता है, पफी मास की मैंने फोटो दी हुई है, आप देख सकते हो, ठीक है। पफी मास बनी और उसके बाद क्लियर ग्लास की बीड बन जाती है। अब एक ग्लासी बीड जो होती है, ये जो ग्लासी बीड जो होती है, ये जो ग्लासी बीड बनी, ये मेटल में डाली गई और फिर कलर्ड बीड फॉर्म हुई, कलर्ड बीड फॉर्म हुई, ठीक है। और ये जो कलर्ड बीड होती है, ठीक है, ये कलर्ड बीड होती है, ये कहीं ना कहीं कलर शो कर रही होती है। अच्छा, ये वाला जो बोरेक्स बीड टेस्ट है, जनरली हम लोग डी ब्लॉक कंपाउंड ही शो करते हैं, जैसे अभी हम लोगों ने देखा था ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के कंपाउंड, तो कौन से टेस्ट दिखा रहे थे आपके, वो दिखा रहे थे आपके फ्लेम टेस्ट, बट यहाँ पर केवल केवल डी ब्लॉक वाले ही मोस्टली ये वाला टेस्ट दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने अलग अलग कलर्स लिख दिए, ठीक है। जब आपने ये बोरेक्स लिया, ठीक है, बोरेक्स में डाला और हमने फाइनली बोरेक्स बीड टेस्ट को हीट करा, हमने हीट करा, तो अगर हमने मान लो बोरेक्स बीड को हीट करा और बोरेक्स बीड को अगर हमने ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में हीट करा होगा, समझना, अगर हम इसको ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में हीट करेंगे, ठीक है, मतलब ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम मतलब ये वाली जो फ्लेम है नीले रंग की है, इसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा है, ठीक है, तो कुछ कलर आएगा। और अगर हमने इसको रिड्यूसिंग फ्लेम में हीट करा तो कुछ और कलर आएगा, ठीक है। तो हमने क्या करा, बीड प्रिपेयर करी, सॉल्ट के अंदर डाली, उसके बाद हीट करा, हीट करके कुछ कलर आया। क्या अलग अलग कलर्स आएंगे यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया है। याद करने का तरीका जैसे मैंने याद करा था, कोबाल्ट का कलर दोनों में ही ब्लू आता है, क्रोमियम का कलर दोनों में ही ग्रीन आता है, ठीक है। मैग्नीज का कलर ऑक्सीडाइजिंग में पिंक आएगा या वायलेट आएगा, वो वैसे भी वायलेट होता है, मैग्नीज के साथ मैंने वायलेट ही एसोसिएट करा हुआ है, ठीक है। और रिड्यूसिंग के साथ वो कोई कलर शो नहीं करता, ठीक। Fe प्लस जो है, Fe3 प्लस जो है, इसके साथ वैसे भी मैंने येलो टू ब्राउन ही सोच के रखा हुआ है, तो येलो टू ब्राउन ये दिखाता है ऑक्सीडाइजिंग में, और रिड्यूसिंग में ये क्या दिखाता है, बॉटल ग्रीन। क्यों, क्योंकि Fe+2 में कन्वर्ट हो जाता है रिड्यूसिंग में, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ये Cr का याद हो गया, CO का याद हो गया, ठीक है। Cu+2 वैसे भी मुझे पता है, ब्लू कलर ही मैंने से एसोसिएट करा हुआ है, रिड्यूसिंग में ये रेड कलर दिखा देता है, ठीक है। अच्छा, बाकी आप ध्यान रख सकते हो, Pb+2 जो है वो कलरलेस रहता है, Na+ जो है ब्राउन और ग्रे दिखाता है। Na+ का क्या है, Na+ थोड़ा सा अलग है और Cu+ का अलग है। बाकी के आपने ऑलरेडी आपने जो कलर उस पर्टिकुलर कंपाउंड के साथ एसोसिएट करे हुए हैं उसके आसपास के ही है, तो आप बैठ के इसको ध्यान रख सकते हो, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले लेना, ठीक है। अच्छा, ये आपका बोरेक्स बीड अलग अलग बोरेक्स बीड के फॉर्म में दिखा रहा होता है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अब आगे बढ़ते हैं, अब अगले टेस्ट की बात करते हैं जो कि है हमारा चारकोल कैविटी टेस्ट। एक बात याद रखना बेटा, बोरेक्स बीट टेस्ट मैंने यहाँ पे छोटा सा लिख भी दिया है, बोरेक्स बीट टेस्ट जो है वो हमारा एल्कली मेटल या एल्कलाइन अर्थ मेटल या जो नॉन डी डी ट्रांजिशन वाले मेटल्स है वो नहीं दिखा सकते, जैसे ये तीनों नहीं दिखाते, ठीक है। अब चारकोल कैविटी टेस्ट की बात कर लेते हैं। तो चारकोल कैविटी टेस्ट क्या होता है समझना, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको सॉल्ट लेना है और सॉल्ट में Na2CO3 ऐड करना है, ठीक है। और आपने क्या करना है, चारकोल में कैविटी बनानी है, ठीक है। और चारकोल में कैविटी बनाने के बाद उसमें आपने उसको ऐड कर देना है, और ऐड करने के बाद आपको उसे रिड्यूसिंग फ्लेम यानी जिसमें ऑक्सीजन की कमी हो और आपका ऑरेंज कलर का या येलो कलर का फ्लेम बने, ठीक है, उसके साथ आपको हीट करना है। और फिर आपको रेसिड्यू को देखना है, जैसा रेसिड्यू फॉर्म हो रहा है उस रेसिड्यू के कलर को या उस रेसिड्यू के
फॉर्मेशन को हम लोग एक प्रिलिमिनरी टेस्ट बोल सकते हैं किसी पर्टिकुलर कंपाउंड का। इसको हम लोग बोलते हैं चारकोल कैविटी टेस्ट, क्योंकि चारकोल की कैविटी के अंदर ये सारा चीजें हो रही हैं। फिर सुन लो, Na2CO3 ऐड करा, सॉल्ट ऐड करा, उसके बाद उस कैविटी में डाला गया, रिड्यूसिंग फ्लेम से उसको हीट करा गया, और फाइनली उसका रेसिड्यू फॉर्म हुआ। उस रेसिड्यू के बेसिस पर हम चीजें कह सकते हैं। ठीक है, पहले आता है जिंक टेस्ट। जिंक में क्या होता है, जैसे ही हमने रेसिड्यू फॉर्म करा, ठीक है, जैसे ही हमने ये चारकोल कैविटी के अंदर डाला, उसको हॉट फ्लेम में रखा ऐसी, तो येलो कलर का कंपाउंड फॉर्म होता है। जैसे फ्लेम कम कर दी गई वैसे व्हाइट रेसिड्यू फॉर्म हो जाता है जिंक का। तो जिंक का येलो या व्हाइट से फॉर्म हो सकता है। तो जिंक के लिए हम मेनली यूज करते हैं इसको, और मेनली कॉपर के लिए यूज करते हैं। कॉपर में क्या होता है, रेड मेटेलिक ग्लोब्यूल्स फॉर्म होते हैं। रेड मेटेलिक ग्लोब्यूल्स फॉर्म होते हैं, रेड कलर का कुछ मास फॉर्म हो जाता है जैसे इसे रिड्यूसिंग फ्लेम में डाला जाता है। एक बात आपने यहां से देखी होगी, देखो चीजें आपस में इंटरकनेक्टेड ही हैं। यहाँ पर भी आप देखोगे, यहाँ पर भी मैंने क्या बताया था कि जो आपका बोरेक्स बीड टेस्ट था, उसमें हमने बोरेक्स की बीड बनाई थी। वो बीड को कॉपर के साथ पहले हमने मिक्स करा, और उसके बाद हमने उसको हीट करा था फ्लेम के ऊपर। तो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम थी, रिड्यूसिंग फ्लेम थी। जब रिड्यूसिंग फ्लेम के साथ वो हीट हुआ था, तो क्या कलर दिखा रहा है, लाल रंग दिखा रहा है। ठीक है, रिड्यूसिंग फ्लेम के साथ ही आपका जो है वो चारकोल कैविटी टेस्ट होता है। और यहां पर भी वो क्या करेगा, वो आपका रेड कलर का कुछ ग्लोब्यूल या रेड कलर का कुछ मास दिखा रहा होता है। तो चीजें कनेक्टेड है आपस में, एक दो चीजें आप याद रखोगे तो चीजें दिमाग में बैठती चली जाएंगी। तो ये होता है आपका कॉपर टेस्ट। मेनली ये जिंक और कॉपर को लिए ही यूज होता है। निकल के लिए कभी कभी हम यूज कर सकते हैं। निकल के लिए ये क्या करता है, ये ग्रे स्पॉन्जी मैग्नेटिक मास दिखाता है, इस तरीके का मास बना देता है जब हम लोग इसी सेम टेस्ट को निकल के साथ परफॉर्म करते हैं। एक बात आपको और समझ आ रहा होगा, निकल के साथ जो मैंने टेस्ट को परफॉर्म करा, तो ये रिड्यूसिंग फ्लेम में हुआ था। रिड्यूसिंग फ्लेम में ये कुछ ग्रे स्पॉन्जी मास दिखा रहा है। और बोरेक्स बीट टेस्ट में भी देखो निकल क्या बना रहा था, ग्रे कलर का कुछ फॉर्म बना रहा था। ठीक है, तो ये चीजें आपस में रिलेट करके याद की जा सकती है, बोरेक्स बीट टेस्ट भी और चारकोल कैविटी टेस्ट भी आपस में। ठीक है, तो इस तरीके से आप ध्यान रख सकते हो। मेनली देख लो, ये है चीजें। ठीक है, जो आपका फाइनल है, येलो हॉट, व्हाइट कोल्ड के साथ, और कॉपर जो है वो रेड मेटल ग्लोब्यूल्स बनाता है। निकल ग्रे मैग्नेटिक मास बनाता है, कोबाल्ट भी ग्रे मैग्नेटिक मास बनाता है। मेनली इंपॉर्टेंट है जिंक और कॉपर आपके लिए, ये चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा इसके ऊपर भी, इसके ऊपर, अच्छा इसी के ऊपर क्या बोलते हैं, चारकोल कैविटी के टेस्ट के ऊपर ही एक चीज और भी आती है छोटी सी, वो आता है कोबाल्ट नाइट्रेट टेस्ट। हो सकता है पूछ लिया जाए, स्पेशली मैंने कोवलेंट का स्क्रीनशॉट यहाँ पे लगा दिया है ताकि आपको कोवलेंट के थ्रू में समझा पाऊं। अब देखो, अगर मान लो होता कभी कभी क्या है कि हमें मान लो ऐसा लग रहा है कि इस पूरे के पूरे रिएक्शन के बाद ये जो हमारा रेसिड्यू बना, जो रेसिड्यू हमारा बन रहा है, वो रेसिड्यू या तो व्हाइट बने, येलो बने तो जिंक है, रेड बने तो कॉपर है। ठीक है, अगर ग्रे बन रहा है तो निकेल है या कोबाल्ट है। बट अगर जैसे हमें लग रहा है व्हाइट है या कलरलेस, और कलरलेस सा बन रहा है रेसिड्यू, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसका आगे भी टेस्ट कर सकते हैं। अब देखो जिंक के साथ तो येलो और व्हाइट दोनों बन जाता है ना, तो वो तो खत्म हो गई। लेकिन अगर खाली व्हाइट ही रह गया, तो हम उसको आगे भी टेस्ट करके पहचान सकते हैं कि ये कौन सा कंपाउंड हो सकता है। तो हम एक कोबाल्ट नाइट्रेट टेस्ट करते हैं। उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हमने क्या करा, ये रेसिड्यू लिया, ठीक है, चारकोल टेस्ट का, ठीक है, प्लैटिनम वायर पे या प्लैटिनम वायर के लूप पर, ठीक है, और उस लूप में हमने कोबाल्ट नाइट्रेट का सोल्यूशन ऐड करा, और इसको हमने ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में हीट करा। ठीक है, जैसे ही हम इसे ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में हीट करेंगे, तो होगा क्या, कोबाल्ट नाइट्रेट जो है वो कोबाल्ट ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। और ये जो कोबाल्ट ऑक्साइड है, ये मेटल ऑक्साइड के साथ देखो डायरेक्टली इस तरीके से कंबाइन हो जाते हैं। ठीक है, MgO के साथ, Al2O3 के साथ, इनके साथ कंबाइन हो जाते हैं। अब देखो MgO या Al2O3 जो है, ये हमारे नॉर्मल चारकोल कैविटी टेस्ट से डिटेक्ट नहीं हो सकते थे। वहां से तो खाली जिंक, कॉपर और निकेल ही डिटेक्ट हो सकता था। निकेल आता कलर आपका ग्रे शो करता, कॉपर आपका रेड मास बनाता, और वो आपका येलो या व्हाइट बनाता। पर यहाँ पर हमने क्या करा, यहाँ पर हमने उसमें अंदर कोबाल्ट नाइट्रेट सोल्यूशन डाला और ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में डाल दिया। तो हमारा क्या होता है, अगर मान लो ग्रीन तरीके का सोल्यूशन हमारा बन रहा है, तो हम समझ जाएंगे जिंक है। अगर पिंक कलर का सोल्यूशन कुछ बन रहा है, तो हम समझ जाएंगे Mg है। और अगर ब्लू कलर का सोल्यूशन हमारा बन रहा है, तो हम समझ जाएंगे कि ये Al है। ठीक है, तो ये छोटी सी चीज है कोबाल्ट नाइट्रेट टेस्ट। बेटा इसको देख जाना, ठीक है, इसमें कलर्स पूछे जा सकते हैं, कलर्स पूछे जा सकते हैं। और इसको अलग से मैंने यहाँ पर इसलिए ऐड करवाया है क्योंकि ये चीज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके कलर थोड़े से अलग है नॉर्मल कंपाउंड से, बट ये ध्यान रख सकते हो तो ध्यान रख लेना। देखो Mg+2 का आयन तो वैसे भी कलरलेस रहता है, इनके साथ मिक्स कर ये पिंक शो करता है। क्यों? क्योंकि कोबाल्ट का कलर पिंक होता है। ठीक है, उसके साथ मिक्स करके पिंक बना देता है। Al+2 का कलर भी देखो यहाँ पे ब्लू शो हो रहा है। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें जो आप ध्यान रख सकते हो, छोटी छोटी सी चीजें, इसको आप ध्यान रख सकते हो। राइट, अच्छा आगे बढ़ते हैं। अब जैसे एक क्वेश्चन हम सिंपल से कर सकते हैं, रिड्यूसिंग फ्लेम टेस्ट जो है चारकोल किस पर बेस्ट काम करता है, तो जिंक और कॉपर दोनों पर काम करता है। इसका आंसर हो जाएगा बोथ। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब हमने हर तरीके के प्रिलिमिनरी टेस्ट कवर कर लिए जो हो सकते हैं, प्रोबेबली वो सारे के सारे कवर कर लिए। अगर मैं कोवलेंट से बात करूंगा, तो कोवलेंट में एक टेस्ट एक्स्ट्रा दिया हुआ है, ठीक है, जो मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ।
ठीक है, ऐसे बता देता हूँ, वो है हमारा ड्राई हीटिंग का टेस्ट। ठीक है, तो ड्राई हीटिंग के टेस्ट के बारे में भी फटाफट से डिस्कशन कर लेते हैं। ड्राई हीटिंग के टेस्ट का मतलब क्या होता है? देखो, ड्राई हीटिंग मतलब हमने क्या करा, हमने सॉल्ट लिया, ठीक है, और सॉल्ट को हमने डायरेक्टली टेस्ट ट्यूब में हीट कर दिया। ठीक है, सॉल्ट लिया और सॉल्ट को हमने डायरेक्टली टेस्ट ट्यूब में लिया और टेस्ट ट्यूब में हमने यहाँ पर क्या करा, आग लगा दी। ठीक है, अब इस ड्राई हीटिंग के टेस्ट से होता क्या है समझना। अगर मान लो कार्बोनेट का एनाइन होगा, ठीक है, अब देखो एक दो चीजें समझना। कार्बोनेट का एनाइन होगा तो यहाँ पर एफरवेसेंस फॉर्म होना चालू हो जाते हैं, एफरवेसेंस फॉर्म होना चालू हो जाते हैं। तो ये प्रिलिमिनरी टेस्ट है, हमें बता देगा शायद ये कार्बोनेट का एनाइन है। ठीक है, अगर मान लो कोई ऐसा कंपाउंड है जिसमें कुछ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन एसोसिएटेड है, तो होता क्या, जब हम इसको हीट करेंगे तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन तो निकल जाएगा वेपर के फॉर्म में। ठीक है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CuSO4 में। ठीक है, तो हमको कहीं ना कहीं ये भी बता देता है कि इस पर्टिकुलर सॉल्ट के साथ कुछ वाटर क्रिस्टलाइजेशन एसोसिएटेड है। जैसे ये ब्लू कलर का होता है, ये व्हाइट कलर का हो जाता है। ठीक है, तो अब ये हमको क्या बता रहा है, ये हमको क्या बता रहा है, जैसे ही हमने CuSO4.5H2O लिया और इसको हमने इसमें इसमें लिया और इसमें हमने हीट करा, तो भैया ये व्हाइट कलर में कन्वर्ट हो गया। मतलब क्या हुआ कि इसमें कुछ वाटर क्रिस्टलाइजेशन था जो निकल गया, इसकी वजह से इसका कलर डायरेक्टली चेंज हो गया हीट करके। तो हमें ये पता लग रहा है कि इस सॉल्ट के साथ एक वाटर क्रिस्टलाइजेशन भी अटैच्ड है। इसके अलावा जैसे अमोनियम के सॉल्ट हो सकते हैं, तो NH4 टाइप के सॉल्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो NH4 के साथ कोई भी कंपाउंड, कोई भी एक कैटाइन लगाओ, जैसे मान लो Cl लगा हुआ है, तो ये कहीं ना कहीं जैसे हीट करे जाते हैं ना, तो कुछ कुछ सॉल्ट NH3 गैस निकाल देते हैं, और ये गैस की भी एक पंजेंट स्मेल होती है, मैंने अभी आपको बताई थी, वो स्मेल से भी हम रिलेट कर सकते हैं। तो डायरेक्टली सॉल्ट को हीट करके एक स्मेल आ गई तो हम समझ जाएंगे ये अमोनियम सॉल्ट है। ठीक है, इसके अलावा जैसे मान लो नाइट्रेट हो सकते हैं, ठीक है, नाइट्रेट हो सकते हैं, तो नाइट्रेट वाले अनाइन के साथ भी कभी कभी ऐसा होता है, जैसे PbNO3 है, ठीक है, PbNO3 2 है, इसको हमने डायरेक्टली हीट करा, ठीक है, तो होता क्या है, NO2 गैस निकलती है और NO2 गैस के ब्राउन फ्यूम्स बनना चालू हो जाता है। अभी मैंने आपको ओडोर में पढ़ाया था, तो ऐसे भी हम लोग डायरेक्टली देख सकते हैं। तो ये चार तरीके की चीजें हैं जो प्रोबेबली ड्राई हीटिंग, यानी हमने सीधे कंपाउंड लिया, हीट कर दिया, उससे भी हम उसको पता कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब बात करते हैं एनाइनिक डिरेक्शन की, कि भाई एनाइंस हमें डिरेक्ट करने हैं तो हम कैसे डिरेक्ट कर सकते हैं, समझना। तो देखो होगा क्या, मैं एक चार्ट आपको दिखाता हूँ पहले, तब आपको समझ आएगा। जैसे मान लो अगर एसिडिक रेडिकल या एनाइनिक रेडिकल को डिरेक्ट करने की बात आएगी, तो होगा क्या कि हम पहले इसको दो तरीके के प्रोडक्ट्स में डिवाइड कर देंगे। पहला प्रोडक्ट होगा कि जो सॉल्ट ऐसे लग रहे हैं कि कुछ वोलेटाइल प्रोडक्ट दे सकते हैं, ठीक है, कुछ वोलेटाइल प्रोडक्ट गैस या कुछ निकाल सकते हैं, जिसके थ्रू हम लोग डिरेक्ट कर लेंगे सॉल्ट क्या है, तो उसको हमने ग्रुप 1 में डाल दिया। और कुछ ऐसे एज रेडिकल्स हो सकते हैं जो कोई वोलेटाइल प्रोडक्ट दे ही ना। अब ये हम डिरेक्ट कैसे करेंगे, भैया हम ये मान के चलेंगे स्टार्टिंग में कि ये वोलेटाइल प्रोडक्ट दे ही रहा है, और फिर इसके साथ जो जो भी रिएक्शन हम कर सकते हैं वो करेंगे। अगर मान लो किसी भी रिएक्शन में कोई वोलेटाइल प्रोडक्ट नहीं आया, तो हम कहेंगे कि ग्रुप 2 का सॉल्ट है, या ग्रुप 2 का एनाइन है, सॉल्ट नहीं एनाइन है। ठीक है, अच्छा हमने क्या करा, अब हमने ग्रुप 1 को भी दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, पहला क्लास ए है, दूसरा क्लास बी है। पहला क्लास ए के जो कंपाउंड है वो डाइल्यूट H2SO4 या कुछ लोग लिखते हैं डाइल्यूट HCl। ठीक है, डाइल्यूट H2SO4 या डाइल्यूट HCl के साथ कुछ ना कुछ वोलेटाइल प्रोडक्ट दे सकता है। क्लास बी के कंपाउंड क्या होते हैं, कंसंट्रेटेड H2SO4 या कंसंट्रेटेड HCl के साथ कुछ ना कुछ वोलेटाइल प्रोडक्ट दे सकते हैं। तो जो डाइल्यूट के साथ दे रहते हैं वो कौन कौन से कंपाउंड है, वो ये कंपाउंड है। ठीक है, जो कंसंट्रेटेड के साथ दे रहते हैं वो ये कंपाउंड है। ठीक है, और जो डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड दोनों के साथ ही ना दे तो वो ग्रुप 2 में चला गया। तो हम लोग अभी क्या करेंगे, अभी हम लोग सॉल्ट लेंगे, सॉल्ट का एक्सट्रैक्ट प्रिपेयर करेंगे। अब देखो जो सॉल्युबल सॉल्ट होगा उसका तो पानी में एक्सट्रैक्ट बन गया, जो सॉल्युबल सॉल्ट नहीं होगा उसका हम लोग एक्सट्रैक्ट बनाएंगे Na2CO3 में। अभी मैं आपको एक एक करके पूरा का पूरा डिस्कशन समझाता हूँ तो आपको समझ आएगा कि हम कैसे एक साइंटिस्ट बनेंगे। अब हम साइंटिस्ट बनेंगे और हम एनआई को डिरेक्ट करने की कोशिश करेंगे सॉल्ट में। तो देखो कुछ सॉल्ट होंगे, ठीक है, पहला स्टेप हमारा है सॉल्ट का एक्सट्रैक्ट प्रिपेयर करना, क्योंकि उसी के साथ रिएक्शन हम कर सकते हैं। तो अगर हमारे पास एग्जांपल के लिए समझो कि कोई ऐसा सॉल्ट है जो कि सॉल्युबल नहीं है, जैसे AgCl है, सॉल्युबल नहीं है, या सल्फेट्स में हमने देखा था जैसे BaSO4 है, सॉल्युबल नहीं है, तो इसका हम लोग Na2CO3 के साथ क्या करेंगे, एक एक्सट्रैक्ट बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, हम सॉल्ट लेंगे 1 ग्राम, अच्छा Na2CO3 क्या होता है, वो सॉलिड होता है, वो लेंगे और फिर पानी में उसको मिलाएंगे और उसको 10 मिनट तक बॉईल करेंगे, और बॉईल करने के बाद हमारा एक्सट्रैक्ट प्रिपेयर हो जाएगा, जिसके थ्रू हम आगे की रिएक्शन करने वाले हैं। ठीक है, अच्छा इसके अलावा जो हमारे सॉल्युबल सॉल्ट्स हैं जैसे NaCl के NO3, उसको तो हमने डायरेक्टली पानी में लिया, क्लियर सॉल्यूशन को फिल्टर करा, यहाँ पे मैंने फोटो लगा रखी है, देखो क्या करा हमने, ये हमने फिल्टर पेपर वगैरह लगाया, यहाँ पे हमने फिल्टर पेपर लगाया और इसमें हमने लिक्विड सॉलिड को मिक्स करा, और फाइनली हमारा ये फिल्ट्रेट निकल कर आ गया जो हमारा फिल्टर पेपर से पास हुआ था, और ये हमारा रेसिड्यू निकल कर आ गया, यानी सॉलिड पार्टिकल निकल कर आ गया जो यहाँ पर फिल्टर आउट हुए होंगे। ठीक है, तो ये हम लोग एनाइनिक टेस्ट के लिए डायरेक्टली यूज करने वाले। तो वाटर एक्सट्रैक्ट बनाया हमने किसके लिए, जो सॉल्युबल सॉल्ट से, जो इनसॉल्युबल सॉल्ट से उसके लिए हमने क्या बनाया, हमने
Na2CO3 का एक्सट्रैक्ट बनाया। कौन से सोल्यूबल सॉल्ट है, कौन से इनसॉल्युबल सॉल्ट है, मैंने अभी आपको बहुत अच्छे से क्लियर तरीके से पढ़ाया है, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे समझना। पहले हम क्या करेंगे, पहले हम डाइल्यूट H2SO4 के साथ इनका रिएक्शन कराएंगे। हमने क्या करा, हमने एक्सट्रैक्ट लिया, डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्शन करा दिया। अगर कुछ हरकत हो गई तो हम क्या मान लेंगे, हम क्या मान लेंगे कि भैया अब ये क्लास ए का सॉल्ट है, ये क्लास ए का सॉल्ट है। अगर डाइल्यूट H2SO4 के साथ कुछ भी हरकत हो गई तो यानी क्लास ए का सॉल्ट है। फिर अब हमें पता लगे क्लास ए का सॉल्ट है, तो हमारे पास ये चार तरीके के एनाइंस आते हैं क्लास ए में। इस क्लास ए के एक एक एनाइन का एक एक कंफर्मेटरी टेस्ट होता है। उस कंफर्मेटरी टेस्ट को कर करा के हम लोग कंफर्म कर देंगे कि ये पर्टिकुलर एनाइन है। पहले एक क्लास ए को ही देख लेते हैं फटाफट आओ, ठीक है। तो पहले बात करें अगर क्लास ए की, तो एग्जाम्पल के लिए समझो कि अगर मान लो मैंने H2SO4 इसमें डाला ड्रॉप वाइज, तो अगर मान लो ब्रिस्क इफरवेसेंस निकलना चालू हो गए तो मैं समझ जाऊंगा कि इसमें CO3 2 आइन हो सकता है, क्योंकि ब्रिस्क इफरवेसेंस निकलते हैं CO2 गैस के, ठीक है। अगर मान लो इसमें रोटन एग की स्मेल आ गई, सड़े हुए अंडों की स्मेल आ गई, तो सड़े हुए अंडों की स्मेल होती है H2S की, यानी इसमें S2 आइन हो सकता है, ठीक है। अगर मान लो बर्निंग सल्फर की स्मेल आ गई तो यानी इसमें SO2 फॉर्म हो गया है, SO2 फॉर्म हो गया, यानी SO3 2 का कहीं ना कहीं एनाइन हो सकता है, ठीक है। अब एक एक करके चीजों को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है, समझना। पहले बात करते हैं CO3 2 एनाइन की। तो हुआ क्या, देखो हुआ क्या, जो हमारा अगर एक सॉल्ट है, एक सॉल्ट के अंदर CO3 2 एनाइन है, ठीक है, और हमने उसमें डाइल्यूट H2SO4 मिलाया है, तो डाइल्यूट H2SO4 में H प्लस आइन है, तो ये H प्लस आइन ने CO3 2 आइन के साथ रिएक्ट करा होगा और CO2 गैस निकाली होगी। इस CO2 गैस की वजह से इफरवेसेंस निकले होंगे। ये इफरवेसेंस अभी भी प्रिलिमिनरी टेस्ट है, कंफर्मेटरी टेस्ट नहीं है। अब इसको कंफर्म करने के लिए हम क्या करेंगे, हम लाइम वाटर को लेंगे, ठीक है, हम लाइम वाटर को लेंगे और लाइम वाटर से इस गैस को पास कराएंगे। जैसे मान लो हमारा टेस्ट ट्यूब से गैस निकलना चालू हो गई, ठीक है, CO2 गैस निकलना चालू हो गई, इसको हमने लाइम वाटर से पास कराया। अगर लाइम वाटर मिल्की हो गया तो हमें पता लग गया कि कहीं ना कहीं CO3 2 आइन कंफर्म हो गया, ठीक है। तो पहले हमने क्या करा, सॉल्ट लिया, डाइल्यूट H4 डाला, उसमें कुछ हरकत हुई, हरकत होने के बाद हमने कहा कि शायद CO3 2 आइन हो सकता है। कंफर्म करने के लिए हमने क्या करा, लाइम वाटर में डाल दिया, मिल्की अगर टर्बिडिटी आ गई तो कंफर्म हो गया, ठीक है। दूसरा कंफर्मेशन का तरीका क्या हो सकता है, ये हो सकता है कि हमने मैग्नीशिया का मिक्सचर लिया, यानी MgSO4 को NH4Cl और NH4OH में डाला, तो हमारा इसका सस्पेंशन फॉर्म हो जाता है, हाइड्रोक्साइड की सस्पेंशन फॉर्म हो जाता है, ठीक है। इसका अगर हमने CO2 के साथ रिएक्शन कराया होगा, यानी जो गैस निकल रही होगी उसके साथ रिएक्शन कराया होगा, तो भी एक व्हाइट पीपीटी बन जाती है, ठीक है। और इस व्हाइट पीपीटी को अगर हमने हीट करा तो CO2 एस्केप कर जाती है। तो ये भी एक तरीका होता है डिटेक्ट करने का। आप ऐसे भी डिटेक्ट कर सकते हो कि MgOH2 हम ले लें और उसको हम लोग कैसे प्रिपेयर करें, MgSO4 में NH4OH और NH4Cl डाल के, इस MgOH2 के अंदर अगर हमने CO2 गैस पास कराई तो MgCO3 फॉर्म हो गया और MgCO3 का व्हाइट पीपीटी होता है। तो इस व्हाइट पीपीटी से हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि हाँ भैया CO3 2 कंफर्म हो गया। अच्छा, सल्फाइड का कंफर्मेशन कैसे मिल सकता है, मान लो एक सॉल्ट है उसके अंदर सल्फाइड है, ठीक है, तो जब वो डाइल्यूट H2SO4 के H प्लस आयन के साथ रिएक्ट करा होगा तो H2S फॉर्म किया होगा, यानी रोटन एग की स्मेल H2S की वजह से आ रही होगी, हम कह सकते हैं प्रोबेबली। तो शायद S2 साइन हो सकता है, बट ये इसका प्रिलिमिनरी टेस्ट है, कंफर्मेटरी टेस्ट नहीं है। कंफर्मेटरी टेस्ट क्या हो सकता है, हम क्या करेंगे, हम लेंगे लेड एसीटेट पेपर, और लेड एसीटेट पेपर में जब हम इसका रिएक्शन कराएंगे, लेड एसीटेट पेपर में जब हम इस H2S गैस के साथ इसको रिएक्ट कराएंगे तो कहीं ना कहीं लेड एसीटेट फॉर्म हो जाएगा, PBS का ब्लैक पीपीटी बन जाएगा, और ये ब्लैक पीपीटी हमें कंफर्म कर देगा, क्योंकि लेड के साथ ब्लैक पीपीटी सल्फाइड ही बना सकता है, तो ये हमें कंफर्म कर देगा कि भैया इसमें सल्फाइड आयन है। तो ये इसका कंफर्मेटरी टेस्ट हो गया, ये स्मेल इसकी प्रिलिमिनरी टेस्ट हो गई, ठीक है। अच्छा, इसके बाद मान लो ये दोनों ही चीजें नहीं आई, ये दोनों ही चीजें नहीं आई। अच्छा, इसके अलावा सल्फाइड जैसे H2 का एक तो तरीका वो है जो मैंने भी आपको बताया कि आपने डायरेक्टली लेड एसीटेट पेपर ले लिया, और भी तरीके होते हैं, जैसे सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड ले लोगे आप तो उसके साथ ये पर्पल रिंग बनाता है, AgNO3 ले लोगे तो AgNO3 के साथ ये ब्लैक पीपीटी बनाता है Ag2S की, क्योंकि H2S में से S2 आयन निकल के Ag के साथ कंबाइन हो जाता है। लेड एसीटेट पेपर के साथ भी ब्लैक पीपीटी बनाता है। तो ये तीनों ही क्या हो सकते हैं, कंफर्मेटरी टेस्ट हो सकते हैं सल्फाइड आयन के। इसके बाद अगर SO3 2 आयन की बात होगी तो SO3 2 आयन में क्या हुआ होगा, जब डाइल्यूट H2SO4 SO3 2 आयन वाले सॉल्ट के अंदर डाला गया होगा तो जो H प्लस आयन था इसका, उसने इसके साथ रिएक्ट करा होगा और SO2 गैस निकाली होगी, SO2 गैस निकाली होगी, इसकी वजह से हमें इसमें बर्निंग सल्फर की स्मेल आ रही थी। तो हमने कहा शायद सॉल्ट में अगर बर्निंग सल्फर की स्मेल आ रही थी तो शायद प्रोबेबली ये SO3 2 साइन हो सकता है, पर अभी हम लोग ने इसको कंफर्मेटरी टेस्ट नहीं बोला। कंफर्मेटरी टेस्ट इसका क्या है, हमने K2Cr2O7 ले लिया, डाइक्रोमेट ले लिया, पोटेशियम डाइक्रोमेट, याद करो डाइक्रोमेट आयन मैंने आपको पढ़ाया था डी ब्लॉक में। ये जो डाइक्रोमेट आयन है, ठीक है, ये ऑरेंज कलर का होता है, पर जैसे ही हम इसको SO2 के साथ रिएक्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं ये ग्रीन कलर का कन्वर्ट हो जाता है। अगर मान लो हमारा पोटेशियम डाइक्रोमेट का पेपर ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो गया तो हम कंफर्म कह देंगे कि ये SO3
2 माइनस आयन ही है। तो ये इसका कंफर्मेटरी टेस्ट हो गया, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा मान लो कोई बच्चे कह सकते हैं कि भैया देखो सल्फाइट और सल्फेट SO3 2 माइनस और SO4 2 माइनस, इन दोनों को मुझे डिस्टिंग्विश करना है, तो मैं किस टेस्ट से डिस्टिंग्विश कर सकता हूं? ये एग्जाम में सवाल आ सकता है, ठीक है, समझना, ये छोटा सा सवाल है जो एग्जाम में आ सकता है। तो उसके लिए BaCl2 का टेस्ट होता है। अब BaCl2 के टेस्ट में क्या होता है, एग्जाम्पल के लिए समझो कि BaCl2 में जब SO3 2 माइनस आयन का सॉल्ट डाला जाएगा तो BaSO4 का व्हाइट पीपीटी बनेगा। अगर SO4 2 माइनस का आयन डाला जाएगा तो BaSO4 का व्हाइट पीपीटी बनेगा। दोनों ही व्हाइट पीपीटी है, दोनों ही व्हाइट पीपीटी है अभी। पर जैसे ही हम इसको डाइल्यूट HCl में डिसॉल्व करते हैं तो BaSO3 को जैसे हम डाइल्यूट HCl में डिसॉल्व करेंगे तो ये डिसॉल्व हो जाता है और SO2 का गैस निकालता है, ठीक है, SO2 गैस निकालता है। पर जो BaSO4 है वो डाइल्यूट HCl में डिसॉल्व नहीं होता है, जिस वजह से हम डाइल्यूट HCl के थ्रू BaSO4 और BaSO3 को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, जिसके थ्रू हम बता सकते हैं कि SO3 माइनस और SO4 2 माइनस का डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट क्या होता है। तो पूछा जा सकता है SO3 माइनस और SO4 2 माइनस को डिस्टिंग्विश करने के लिए आप कैसे उसको रिलेट करोगे, तो आप कहोगे मैं इसमें BaCl2 डाल दूंगा और BaSO3 और BaSO4 बना दूंगा। अब BaSO4 को मैं डाइल्यूट HCl में डालूंगा तो वो डिसॉल्व नहीं होगा, BaSO3 को डालूंगा तो डिसॉल्व हो जाएगा और SO2 माइनस गैस निकाल देगा। इसके थ्रू मैं कह सकता हूं कि यस, SO3 माइनस को मैंने SO4 2 माइनस से डिस्टिंग्विश कर लिया। अब चौथे तरीके का एनाइन जो इस ग्रुप में था वो कौन सा था, वो था हमारा नाइट्राइट। तो नाइट्राइट में क्या हुआ, डाइल्यूट H2SO4 जब नाइट्राइट आयन के साथ मिक्स हुआ होगा तो NO2 गैस निकाली होगी और NO2 गैस का क्या निकलता है, ब्राउन फ्यूम्स निकलते हैं। पर ये प्रिलिमिनरी टेस्ट है। अब कंफर्मेटरी टेस्ट क्या हो सकता है कि हमने एसिटिक एसिड ले लिया, KI ले लिया और स्टार्च ले लिया, ठीक है, तो हमें एक ब्लू कलर का सोल्यूशन मिल जाएगा NO2 के साथ जब हम इसको मिक्स करेंगे। तो जो ये गैस निकल रही थी NO2, उसके साथ समझो हमने क्या क्या किया, एसिटिक एसिड ले लिया, KI ले लिया, स्टार्च ले लिया। KI जो है वो इस NO2 के साथ रिएक्ट करके कहना कि I2 में कन्वर्ट हो जाता है। तो I2 और स्टार्च इसका सोल्यूशन हो जाता है ब्लू कलर का। तो I2 और स्टार्च ये दोनों ब्लू कलर का सोल्यूशन बना देते हैं, जो हमको बता देंगे कि यस NO2 गैस यहाँ पर निकल रही है, जिसका मतलब क्या है कि NO2 माइनस आयन यहाँ पर है, ठीक है। एंड इसके अलावा हमारे पास एसीटेट आयन हो सकता है। अब एसीटेट आयन में क्या हुआ होगा, देखो डाइल्यूट H2SO4 में जो H+ आयन था उसने एसीटेट आयन के साथ रिएक्ट करके एक विनेगर टाइप की स्मेल हमको दी होगी, ठीक है। तो विनेगर टाइप की स्मेल आ रही थी, मतलब हमने कहा शायद एसीटेट हो सकता है, बट हमें अभी कंफर्मेशन नहीं मिला। कंफर्मेशन के लिए हम क्या करेंगे, इसमें एथेनॉल मिलाएंगे और एथेनॉल मिलाने के बाद जब इसमें इथाइल एसीटेट फॉर्म होगा तो इसकी एक फ्रूटीफाई स्मेल होती है, जैसी दवाइयों की स्मेल नहीं होती है, वो गोली वाली दवाई आती है जो, तो वैसी स्मेल होती है, उस तरीके की स्मेल ये दिखा रहा होगा, ठीक है। अगर उस तरीके की स्मेल आपको आ गई, ठीक है, तो आप समझ जाओ कि फ्रूटीफाई स्मेल आ गई है, इथाइल एसीटेट बन गया है। इथाइल एसीटेट बन गया मतलब एसीटेट आयन तो यहाँ पर है ही सही, ठीक है। तो ये हमारा टेस्ट होता है एसीटेट आयन का। एसीटेट आयन का एक टेस्ट और भी होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने क्या करा, न्यूट्रल FeCl3 सोल्यूशन ले लिया। FeCl3 सोल्यूशन को जब हम इस एसीटेट आयन के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये एक रेड कलर का पीपीटी बनाता है, ठीक है। और जैसे हम इसको बॉईल करते हैं तो ये ब्राउन कलर के पीपीटी में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टेस्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट यही है, ठीक है। वो जो इथाइल जो एथेनॉल के साथ रिएक्ट करके इथाइल एसीटेट बनाता है, फ्रूटीफाई स्मेल देता है, वो बच्चों को पता होता है, ये बच्चों को कम पता होता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस पे जेईई मेंस क्वेश्चन पूछ सकता है कि हम FeCl3 सॉल्यूशन ले लें और एसीटेट आयन में मिक्स कर दें तो ये रेड कलर का पीपीटी फॉर्म होगा, जिसको बॉयल करा जाए तो ब्राउन कलर के पीपीटी में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। तो ये छोटी सी चीज है जो आपको समझ आ रही होगी। तो यहाँ पर हमको क्लियरली समझ आ गया कि एसीटेट आयन को हमने कंफर्मेशन करने के लिए ये टेस्ट यूज करा। अब एक बार मैं जल्दी से आपको रिवीजन करा देता हूँ फटाफट से, देखो ध्यान करो। मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि यहाँ पर, अच्छा एसीटेट आयन में यहाँ पे लिखना ही भूल गया था, एक मिनट रुकना। हाँ, यहाँ पर मैं एसीटेट आयन लिखना भूल गया था। अभी बात समझना, ठीक है। एक मिनट, जस्ट अ मिनट, इसमें छोटी सी चीज रह गई है, एक मिनट, हाँ नहीं ठीक है, हो गया, ठीक है डन, ठीक है। तो देखो यहाँ पर मैं एसीटेट आयन लिखना भूल गया था, ठीक है, छोटी सी चीज जो लिखना भूल गया था। अब मेरी बात समझना, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ समझना। अभी मैंने एसिडिक रेडिकल को डिटेक्ट करना था, मैंने क्या करा, मैंने सॉल्ट लिया, सॉल्ट का एक्सट्रैक्ट बनाया था। सॉल्ट का मैंने एक्सट्रैक्ट दो तरीके का बनाया था, पहला था Na2CO3 के साथ जो इनसॉल्युबल सॉल्ट थे, और जो सॉल्युबल सॉल्ट थे उनका पानी में डायरेक्टली मिला के एक्सट्रैक्ट बना दिया था। इस एक्सट्रैक्ट में मैंने डाइल्यूट H2SO4 डाला, तो अगर मुझे ब्रिस्क इफरवेसेंस मिले तो शायद CO3 2 माइनस आयन हो सकता है। अगर मुझे रोटन एग की स्मेल बनी तो H2 माइनस आयन हो सकता है। अगर मुझे ब्राउन फ्यूम्स मिले थे तो शायद NO2 माइनस आयन हो सकता है। अगर मुझे SO2 गैस निकलती हुई दिख रही थी तो कहीं ना कहीं SO3 2 माइनस साइन हो सकता है। और अगर मुझे ऐसा लगा कि शायद इसकी जो स्मेल है वो विनेगर टाइप है तो शायद एसीटेट आइन हो सकता है। अब ये थे इसके
प्रिलिमिनरी टेस्ट। कंफर्मेटरी टेस्ट मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया था, लाइम वाटर को मैंने जब जब CO3 माइनस में ब्रिस्क एफरवेसेंस निकल रहे थे तो कुछ गैस रिलीज हो रही थी जो CO2 हो सकती है, उसको CO2 को कंफर्म करने के लिए मैंने उसमें क्या करा, मैंने उसमें लाइम वाटर मिलाया, लाइम वाटर मिल्की हो गया तो वो CO2 वहां पर कंफर्म हो गया। और साथ में इसका एक मैग्नीशियम मिक्सचर टेस्ट भी था जिसमें MgOH2 मिलाया था और MgOH2 को CO2 के साथ मिला के मैग्नीशियम का कार्बोनेट का पीपीटी बनाया था जो व्हाइट पीपीटी बन गया था, जिसकी वजह से CO3 माइनस मेरा कंफर्म हो गया था। फिर H2 माइनस क्या है, रोटन एग की स्मेल दिखा रहा था, रोटन एग की स्मेल क्यों दिखा रहा था, क्योंकि सल्फाइड निकल रहा था, H2S गैस निकल रही थी। H2S गैस को डिटेक्ट करने के लिए मैंने लेड एसीटेट पेपर यूज करा था। लेड एसीटेट पेपर ने क्या करा था, लेड एसीटेट पेपर ने कहीं ना कहीं लेड सल्फाइड बना दिया था जो ब्लैक कलर का स्टेन दे रहा था, तो इससे भी मैंने इसको डिटेक्ट कर लिया। और दूसरा तरीका क्या था, AgCl का सोल्यूशन ले लिया, AgCl के सोल्यूशन को मैंने जब H2S गैस के साथ रिएक्ट कराया था तो Ag2S बन गया था जो कि ब्लैक कलर का स्टेन दिखा रहा था। और तीसरा तरीका क्या था, मैंने सोडियम नाइट्रोक्लोराइड लिया था जो कि वायलेट कलर दिखा रहा था, जो मुझे बता रहा था कि H2S गैस निकल रही है, इसका मतलब H2 माइनस आयन है। फिर NO2 का क्या था, NO2 का कंफर्मेटरी टेस्ट मेरा क्या निकल कर आया था, यार मैं खुद भी भूल गया कंफर्मेटरी टेस्ट, बताओ। ठीक है, तो बेटा इसको 2-3 बार आपको ऐसे रिवाइज करना पड़ेगा, ठीक है, तभी आपको दिमाग में रहेगी चीजें। ठीक है, ये देखो NO2 माइनस का क्या कंफर्मेटरी टेस्ट था, कार्बोनेट सल्फाइड सल्फाइड, ये देखो क्या था, ये देखो ब्राउन फ्यूम्स तो निकल ही रहे थे, इसके साथ में एसिटिक एसिड KI और स्टार्च डाला गया था तो ब्लू कलर का सोल्यूशन ये दे रहा था। ठीक है, तो ये इसका क्या हो गया था, कंफर्मेटरी टेस्ट हो गया था। फिर हमारे पास आ गया था सल्फाइड आइन जो शायद SO2 माइनस निकाल रहा था, SO2 माइनस गैस निकाल रहा था, ठीक है, जिसका बर्निंग सल्फर की स्मेल आ रही थी। और इसमें जब हमने K2Cr2O7 का पेपर डाला तो वो ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो गया, ऑरेंज से ग्रीन में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, और इसके साथ में BaCl2 सोल्यूशन के साथ इसने BaSO4 का व्हाइट पीपीटी दिया था जो डिसॉल्व हो गया डाइल्यूट HCl में, चूंकि डिसॉल्व हो गया डाइल्यूट HCl में, तुमने कहा सल्फाइड आयन है। ठीक है, सल्फाइड एनाइन है, राइट। और फाइनली एसिटिक एसिटेट के साथ जब एसिटेट एनाइन आया था तो हमने विनेगर टाइप स्मेल तो आई थी, पर जैसे ही हमने उसमें इथेनॉल मिलाया तो वो फ्रूटीफाई स्मेल देने लगा, तो इथाइल एसिटेट हम समझ गए बन गया है, इसका मतलब एसिटिक आयन तो है ही। और दूसरा टेस्ट कंफर्मेटरी टेस्ट यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। तो इस तरीके से हमने ग्रुप 1 के सारे एनाइन, अगर उसमें से कोई एनाइन था तो रिएक्ट हो गया। अगर मान लो डाइल्यूट H2SO4 डाल के कोई एक्टिविटी ही नहीं शो करी कंपाउंड ने, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम डालेंगे कंसंट्रेटेड H2SO4। तो अगर हमने इसमें कंसंट्रेटेड H2SO4 डाला, ठीक है, तो भी हमारी 3-4 एक्टिविटी हुई। अगर HCl के फ्यूम्स निकलना चालू हो गए तो यानी Cl माइनस आइन हो सकता है। अगर रेडिश ब्राउन फ्यूम्स निकलना चालू हो गए तो Br माइनस आइन हो सकता है। अगर मान लो वायलेट वेपर्स निकलना चालू हो गए, ठीक है, तो शायद I2 माइनस आइन हो सकता है। और अगर ब्राउन कलर के ब्राउन कलर का कुछ एनाइन निकलना, ब्राउन कलर का कुछ शो होना चालू हो गया तो शायद NO3 माइनस एनाइन हो सकता है। ठीक है, तो तीनों चीजों को हम एक एक करके चालू करेंगे देखना। तो देखो अभी तो हमें ये तो प्रिलिमिनरी टेस्ट है, जैसे Cl माइनस का प्रिलिमिनरी टेस्ट क्या था कि जैसे Cl माइनस में जैसे H2SO4 डाला गया कंसंट्रेटेड H2SO4 तो HCl गैस निकलना चालू हो गई, तो HCl गैस निकलना चालू हो गई। ये इसका क्या है, प्रिलिमिनरी टेस्ट है, ये इसका क्या है, प्रिलिमिनरी टेस्ट है। बट इसका कंफर्मेटरी टेस्ट क्या हुआ होगा, सोचो। इसका कंफर्मेटरी टेस्ट ये है कि अगर हमने अमोनिया की रॉड अगर हम इसके पास लेकर आएंगे, इस HCl जो निकल रहा है इसके पास लेकर आएंगे, ठीक है, तो NH4Cl के व्हाइट फ्यूम्स निकलना चालू हो जाते हैं, जो हमको ये बता देंगे कि यस ये HCl ही है। और HCl ही है का मतलब क्या है कि इसमें Cl माइनस एनाइन कंफर्म हो गया। ठीक है, और भी क्या कंफर्मेटरी टेस्ट हो सकते हैं, AgNO3 टेस्ट होता है। AgNO3 टेस्ट क्या होता है कि जैसे मान लो जो HCl हमारा गैस निकल कर आ रही थी उसके साथ अगर हम AgNO3 का रिएक्शन कराएंगे तो AgCl में कन्वर्ट हो जाएगा, व्हाइट पीपीटी दे देगा। तो व्हाइट पीपीटी से हमें समझ आ गया कि यस ये AgCl है। एक NH4OH के साथ क्या होगा, NH4OH के साथ ये सॉल्युबल हो जाता है और डायल्यूट NaCl3 के साथ ये रिप्रेसिपिटेट कर जाता है। तो ये तीनों टेस्ट हैं जो हम इसके अलावा भी देख सकते हैं, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट तो यही वाला है बेटा, जो HCl के साथ NH3 बना के व्हाइट फ्यूम्स निकलते हैं इस पर्टिकुलर कंपाउंड के NH4Cl के। ठीक है, तीसरे तरीके का टेस्ट जो हो सकता है वो है क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। अब क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट जो होता है वो केवल क्लोरीन के लिए स्पेसिफिक है, तो क्लोरीन के कंफर्मेटरी टेस्ट हो सकता है, खाली किसी और का नहीं हो सकता, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। क्या होता है देखना है, हमने K2Cr2O7 लेना है और हमने कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ और ऑब्वियसली जो Cl माइनस एनाइन था सॉल्ट के अंदर, ठीक है, उसके साथ हमने उसको रिएक्ट कराना है। तो हमारा क्रोमाइल क्लोराइड के रेड वेपर्स निकलते हैं। ठीक है, इन रेड वेपर्स को जैसे हम डिप करेंगे पीबी से इसमें लेड एसीटेट में, तो येलो कलर का पीपीटी फॉर्म होता है लेड क्रोमेट का। तो ये जो है ये केवल और केवल क्लोरीन के साथ ही हो रहा होता है। तो हमने करना क्या, कुछ नहीं करना है, हमने सॉल्ट के साथ कंसंट्रेटेड H2SO4 तो वैसे भी डाला था, उसी सोल्यूशन में K2Cr2O7 और डालना है, तो हमारा कहना है कि रेड वेपर निकलना चालू हो गए, तो हमने कहा यस कि क्रोमाइल क्लोराइड बन गया है, हमारा क्लोमाइल क्लोराइड बन गया है, तो उसको हमने तुरंत लेड एसीटेट में डालना है, लेड एसिड से येलो पीपीटी बनाना है। ये टेस्ट ध्यान रख लेना, कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट है केवल और केवल क्लोरीन का, इसके अलावा कोई और टेस्ट क्लोरीन का जनरली कैरेक्टरिस्टिक नहीं होता है। ठीक है, ब्रोमाइड के साथ आपको पता है जब ब्रोमाइड
एनाइन के साथ कंसंट्रेटेड H2SO4 ने रिएक्ट करा होगा तो रेड ब्राउन वेपर निकले थे, तो हमने कहा शायद ब्रोमीन हो सकता है। रेड ब्राउन वेपर निकले थे यानी ब्रोमीन हो सकता है, प्रोबेबली हो सकता है। कंफर्मेटरी टेस्ट के लिए हमने क्या करा, हमने CCl4 सोल्यूशन लिया तो ऑरेंज ब्राउन कलर मिला होगा, ठीक है। रेडिश ब्राउन कलर जो होता है वो डीकलराइज हो जाता है, राइट। अगर मान लो मैंने कहा एग्जाम्पल के लिए समझना, ठीक है। अगर मान लो AgNO3 लिया होगा तो पेल येलो PPT मिला होगा, और NH4OH लिया होगा तो उसमें पार्शियली सॉल्युबल था। NH4OH में आप एक बार ध्यान रखना, जो Cl वाला कंपाउंड था वो तो पूरी तरीके से सॉल्युबल था, पर ये क्या है, ये पार्शियली सॉल्युबल है। अच्छा, इसके अंदर अगर हमको कोई एक बात कोवलेंट कहती हो छोटी सी, तो वो भी देख लेते हैं। एनाइन के जो टेस्ट हैं वो कोवलेंट में बाद में दिए गए हैं, पहले मैंने कैटाइन के टेस्ट यहाँ पे करवाए हैं, ठीक है। तो एक बार आप देख लेना, कैटाइन और एनाइन के अलग अलग टेस्ट मैंने यहाँ पर बहुत डिटेल में दिए हुए हैं, और ऐसा क्यों होता है, क्या आता है, क्यों रिएक्शंस होती हैं, सारा के सारा रीजनिंग के साथ दिया हुआ है, ठीक है। तो एक बार आप उसको जरूर देख लेना। अच्छा, क्लोमाइल क्लोराइड हो गया, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ऑलमोस्ट डिस्कशन हो ही गया, ठीक है। चलो, अच्छा, बाकी जैसे ये देखो, ये Br2 इन CCl4 का रिएक्शन है, ठीक है। ये Br2 इन CCl4 जो होता है वो कैसा कलर दे रहा है, ऑरेंज ब्राउन कलर दे रहा है। जब इथीन गैस इसमें पास कराई जाती है ना, तो ये क्या होता है, डीकलराइज भी हो जाता है। ये क्या होता है, डीकलराइज भी होता है। तो ये भी एक तरीका होता है। एग्जाम्पल के लिए आपने क्या करा, आपने ऑरेंज ब्राउन कलर CCl4 में तो मिला के बना लिया इसका, ठीक है। एक बार ऑरेंज ब्राउन कलर बन गया CCl4 में, जैसी ब्रोमीन गैस डाली गई थी, लेकिन उसके ऊपर आप इथीन और पास करा दो तो कलरलेस हो गए, तो आप और कंफर्मेशन के साथ कह सकते हो कि ऐसी ब्रोमीन ही है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आयोडीन का क्या टेस्ट हो सकता है, देखो आयोडीन जैसे H2SO4 के साथ मिला होगा तो वायलेट वेपर बना रहा था। अब वायलेट वेपर बना रहा था, इसने तो हमको एक बात ये बोल दी कि यार चलो ठीक है, वायलेट वेपर बन रहा है, शायद I2 हो सकता है, प्रोबेबली I2 हो सकता है जिसके वायलेट वेपर बन रहा है, और I2 का मतलब I माइनस एनाइन तो हो सकता है, ठीक है। अब जब हमने इसके टेस्ट करे, इस फोटो पे ध्यान मत देना, जब हमने टेस्ट करे तो हमने देखा कि CCl4 के अंदर जैसे ही I2 को डाला जाएगा तो वायलेट कलर देगा, ठीक है। AgNO3 के साथ ये ब्राइट येलो PPT देगा AgI का, ठीक है। और NH4OH के साथ ये इनसॉल्युबल है। देखो NH4OH के साथ जो Cl माइनस एनाइन वाले कंपाउंड थे वो सॉल्युबल थे, Br माइनस वाले पार्शियली सॉल्युबल थे, और ये बिल्कुल इनसॉल्युबल है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक कंफर्मेटरी टेस्ट है इसका, ठीक है। बाकी AgI के साथ ये ब्राइट येलो PPT दे रहा है, ये भी एक कंफर्मेटरी टेस्ट है। तो ये दो टेस्ट काफी हैं हमारे आयोडीन को डिटेक्ट करने के लिए, समझ गए। अच्छा, एक इसका स्टार्च टेस्ट भी होता है। स्टार्च टेस्ट तो कई बार यूज करा जाता है। स्टार्च टेस्ट क्या होता है कि अगर हमने KI और स्टार्च की अगर हम लोग बात करते हैं तो वो स्टार्च इंटेंस ब्लू कलर देता है, ठीक है। और जो I2 के वेपर्स होते हैं वो स्टार्च पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। तो हमें करना कुछ नहीं है, जैसे मान लो हमने कहा कि जब हमारा वायलेट वेपर्स निकल रहे थे, ये जो वायलेट वेपर्स निकल रहे थे, ठीक है, अगर हमने इसका स्टार्च पेपर के साथ रिएक्शन करा दिया, तो स्टार्च पेपर के साथ जब रिएक्शन होता है तो वो स्टार्च पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। तो अगर हमारा स्टार्च पेपर ब्लू में कन्वर्ट हो गया, इसका मतलब क्या है कि I2 गैस ही वहां पर प्रेजेंट है, और I2 गैस चूंकि वहां प्रेजेंट है तो इसका मतलब I माइनस का एनाइन यहाँ डिटेक्ट हो गया। तो ये इसका कंफर्मेटरी टेस्ट है, ठीक है, ये इसका कंफर्मेटरी टेस्ट है। फिर इसका नाइट्रेट एनाइन का टेस्ट आता है। तो कंसंट्रेटेड H2SO4 ने जब इसके साथ रिएक्ट करा था तो ये वाला कंपाउंड फॉर्म कर रहा था जो एक ब्लू सोल्यूशन दे रहा था। तो ब्लू सोल्यूशन देख के हमने कहा कि यस, ये नाइट्रेट आइन हो सकता है प्रोबेबली। अच्छा, या ब्राउन NO2 के फ्यूम्स निकले तो भी हम कह सकते हैं कि नाइट्रेट आइन हो सकता है शायद। लेकिन इसका जो क्लासिक टेस्ट है, कंफर्मेटरी टेस्ट है, वो है ब्राउन रिंग टेस्ट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टेस्ट है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये क्या टेस्ट है समझना। हमने क्या करा, हमने फ्रेश FeSO4 लिया, ठीक है, फ्रेश FeSO4 लिया, और हमने कंसंट्रेटेड H2SO4 उसके साइड से इस तरीके से डाला, राइट, साइड से इस तरीके से डाला, ठीक है। और जो फ्रेश FeSO4 लिया था उसको पहले हमने एक्सट्रैक्ट में डाला। मतलब क्या करा मैंने टेस्ट ट्यूब लिया, टेस्ट ट्यूब में पहले मैंने एक्सट्रैक्ट डाला जिसमें कंसंट्रेटेड H2SO4 पहले से डाला हुआ है, NO2 गैस निकल रही होगी, ठीक है। उसके ऊपर मैंने FeSO4 डाला, ठीक है, FeSO4 डाला, फ्रेश FeSO4 डाला, कूल डाउन करा। कूल डाउन करने के बाद मैंने उसके कंसंट्रेटेड H2SO4 इसके साइड से मतलब बिल्कुल जैसे ये टेस्ट ट्यूब है उसके बिल्कुल साइड से डाला, तो एक ब्राउन रिंग फॉर्म होती है, इस तरीके की ब्राउन रिंग फॉर्म हो जाती है। और ये ब्राउन रिंग किस कंपाउंड की होती है, इस कंपाउंड की होती है, ठीक है। और इस कंपाउंड का देख लो जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 6 है, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, यही डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि ब्राउन कंपाउंड, ब्राउन रिंग जिसकी फॉर्म हो रही है उस कंपाउंड का नाम बता दो आप क्या है। तो आप कहोगे, इसको देखकर कह दोगे क्या नाम है, बता पाओगे नहीं बता पाओगे, बता लोगे, ठीक है। तो छोटी सी चीज है जो आपको पता होनी चाहिए, हाईली स्पेसिफिक है, केवल यही शो करता है टेस्ट, और कोई शो नहीं करता है ब्राउन रिंग टेस्ट, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हम कैसे बिल्कुल ऐसे साइड से डाल रहे हैं, ऐसे देख रहे हो, बिल्कुल साइड से डाल रहे हैं, ऐसे बिल्कुल साइड से, ऐसे ऐसे टप 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 टप, और ऐसे ब्राउनिंग बन रही है, ठीक है। चलो,
तो ये तो हो गया, ये तो हो गया भैया हमारा दो दो एनाइनिक का एनालिसिस। तो यहाँ पर देखो मैंने एनाइन के एनालिसिस यहाँ पे डाल रखे हैं, वापस से मैं आपको समझा दे रहा हूँ, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के दोनों एनाइन के एनालिसिस यहाँ पे डाल रखे हैं मैंने, ठीक है। तो क्या एनालिसिस है समझ लो, CO3 माइनस में जैसे हमने डायल्यूट H2SO4 डाला तो CO2 माइनस CO2 गैस निकलने लगी, H2 माइनस में H2S गैस निकलने लगी, SO3 माइनस था उसमें SO2 के वेपर निकलने लगे थे, ठीक है। और उसके बाद उसके कंफर्मेटरी टेस्ट आ गए, ठीक है। उसके बाद ये हमारे जो कंसंट्रेटेड के साथ रिएक्ट करने वाले थे उनके ये कंफर्मेटरी टेस्ट थे। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, एक बार इसको देख लेना, इसमें कंफर्मेटरी टेस्ट और वो सारे टेस्ट। और अच्छा एक चीज और, इन कंफर्मेटरी टेस्ट के साथ में आपको ये पता होना चाहिए कि प्रिलिमिनरी टेस्ट पहले हमारे पास आया था, फिर कंफर्मेशन के लिए हम गए थे। अगर हमारे पास प्रिलिमिनरी टेस्ट ही नहीं आया होगा तो हम फिर कंफर्मेशन के लिए कभी जाएंगे ही नहीं, बात समझ गए। अच्छा इसके अलावा हमें समझ आ गया कि जब हमने ग्रुप ए की बात करी थी तो वो डायरेक्ट हुआ था H2SO4 के साथ, कुछ हरकत दिखाई थी पहले उनने और फिर उस हरकत को हमने कंफर्म करा था। अगर कुछ हरकत नहीं दिखाई गई तो हमने कंसंट्रेटेड H2SO4 डाला, फिर इन्होंने कुछ हरकत दिखाई और उस हरकत को कंफर्म करा गया। अब मान लो कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट दोनों के साथ भी कोई हरकत नहीं दिखाई गई तो हम कह देंगे कि शायद ये SO4 आइन है जो कि ग्रुप 2 में लाया करता है। अच्छा इसका अब हमने कंफर्मेटरी टेस्ट देना है, ये तो हमारा प्रीलिमिनरी टेस्ट हो गया। कंफर्मेटरी टेस्ट के लिए हम क्या करेंगे, हमने कुछ भी MCl2 टाइप का सोल्यूशन ले लिया। MCl2 में M क्या हो सकता है, Ca+2 हो सकता है, ठीक है, Ca+2 हो सकता है और Sr+2 हो सकता है, ठीक है। इसको जब हमने SO4 के साथ रिएक्ट कराया, ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमारे पास एक व्हाइट पीपीटी फॉर्म होगा। ये इसका कंफर्मेटरी टेस्ट हो गया, ये इसका एक कंफर्मेटरी टेस्ट हो गया, ठीक है, लिख लेना बेटा कहीं, ठीक है। दूसरा कंफर्मेटरी टेस्ट डायरेक्टली मैं आपको कोवेलेंट से बता रहा हूँ, ठीक है। इसके अलावा जैसे मान लो मैंने कहा लेड एसीटेट का सोल्यूशन ले लिया मैंने, लेड एसीटेट पेपर में जैसे ले रहा था, तो लेड एसीटेट का सोल्यूशन जब मैंने लिया और SO4 के साथ रिएक्ट कराया तो इसने क्या करा PbSO4 फॉर्म कर दिया, इसका भी व्हाइट पीपीटी फॉर्म हो जाता है। तो लेड एसीटेट के साथ भी अगर इसने व्हाइट पीपीटी दे दिया तो भी मैं कह सकता हूँ कि यस लेड एसीटेट के साथ लेड सल्फेट फॉर्म हो गया है जो कि PbSO4 का व्हाइट पीपीटी दे रहा है, ठीक है। इसके अलावा तीसरा तरीके का रिएक्शन क्या हो सकता है, एक हो सकता है एक लेड वाला भी, एक इसका मरकरी वाला भी है, बट एक KMnO4 वाला इंपॉर्टेंट है, वो मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ आपको। KMnO4, ठीक है, इसमें हमने स्मॉल अमाउंट ऑफ BaCl2 डाला, स्मॉल अमाउंट ऑफ BaCl2 डाला स्मॉल, ठीक है। और जब हमने इसको SO4 anion के साथ रिएक्ट करा होगा, ठीक है, तो भी क्या हुआ होगा, BaSO4 का पिंक पीपीटी फॉर्म हुआ, पिंक पीपीटी फॉर्म हुआ। तो चूंकि पिंक पीपीटी बन गया ये दोनों चीजें एक साथ डाल के, तो हम कहेंगे ये पिंक पीपीटी की वजह से कि यस SO4 anion हो सकता है। चौथा भी मैं आपको बता ही दे रहा हूँ, ठीक है, चौथा भी मैं आपको बता ही दे रहा हूँ। मान लो मैंने मर्क्यूरिक सल्फेट का सोल्यूशन ले लिया, सॉरी मर्क्यूरिक नाइट्रेट का सोल्यूशन ले लिया, ठीक है, और इसमें मैंने थोड़ा सा पानी मिला दिया, थोड़ा बहुत पानी, ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत पानी मिला दिया, और इसके साथ में पानी के साथ में मैंने SO4 आइन ले लिया, ठीक है। तो HgSO4 डॉट HgO इसका एक येलो पीपीटी फॉर्म हो जाता है, इसका एक येलो पीपीटी फॉर्म हो जाता है जो इसका चौथा कंफर्मेटरी टेस्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये 4 कंफर्मेटरी टेस्ट हैं जो SO4 anion के रहते हैं। वैसे तो देखो अगर देखा जाए तो अगर मेरा ना डाइल्यूट से रिएक्ट करा हो सॉल्ट के एक्सट्रैक्ट ने ना कंसंट्रेटेड से रिएक्ट करा तो मुझे पता तो चल ही गया कि SO4 है। अब दिखाने के लिए भैया क्या करूंगा मैं, MCl2 टाइप के कंपाउंड के साथ रिएक्ट करूंगा तो व्हाइट पीपीटी देगा, लेड एसिटेट के साथ रिएक्ट करूंगा तो PbSO4 का व्हाइट पीपीटी देगा, KMnO4 के साथ रिएक्ट करूंगा तो BSO4 का व्हाइट पीपीटी देगा, और HgNO3 के साथ रिएक्ट करूंगा तो HgSO4.HgO का व्हाइट येलो पीपीटी देगा। तो ये रिएक्शंस वो शो कर सकता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है, देख लेना एक बार। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब तो हमारा ये एनाइन का जो पूरा का पूरा कहानी थी वो खत्म हो चुकी है। अब हम बात करने वाले हैं कैटायनिक एनालिसिस की। अब देखो कैटायनिक एनालिसिस कैसे किया जाता है समझना। कैटायनिक एनालिसिस थोड़ा बड़ा है क्योंकि कैटाइन्स हमारे पास हमारे सिलेबस में बहुत सारे हैं, ठीक है, तो वो थोड़ा सा बड़ा है, उसको मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। कैटायनिक एनालिसिस, यस। तो देखो कैटायनिक एनालिसिस में क्या होता है, जो हम बेसिक रेडिकल डिटेक्ट करने वाले हैं उसमें दो तरीके के टेस्ट होते हैं। पहला टेस्ट होता है वेट टेस्ट। वेट टेस्ट मतलब हमने इसमें एक्सट्रैक्ट प्रिपेयर करना है और फिर हमने इसमें केमिकल्स मिलाने, डाइल्यूट HCl H2S सब मिलाना, मिला मिलके हमको दिखाना है, ठीक है। और एक दो होता है हमारे ड्राई टेस्ट। ड्राई टेस्ट यानी बोरेक्स बीट टेस्ट होता है और फ्लेम टेस्ट होता है। इसका अभी हमने डिस्कशन ऑलरेडी कर लिया, अभी आपको ध्यान होगा फ्लेम टेस्ट मैंने आपको दिखाया था जो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के कंपाउंड ज्यादा दिखाते थे, और बोरेक्स बीट टेस्ट मैंने आपको दिखाया था कि जो ग्रुप 1 और ग्रुप 3 से लेके ग्रुप 12 वाले यानी डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं वो ज्यादा दिखा रहे थे। तो ये दोनों टेस्ट तो ड्राई टेस्ट होते हैं जो ऊपर ऊपर से प्रिलिमिनरी टेस्ट आप कह रहे हो जिसको दे सकते हो। बाकी आपका वेट टेस्ट होता है। अब वेट टेस्ट में देखो किस तरीके की टेबल बनती है, इस टेबल को ध्यान से समझ लो। पहली चीज क्या होती है कि हम सारे के सारे एनाइन को
उनके शायद कुछ सिमिलर बिहेवियर को देखते हुए या कुछ चीजों का रिएक्शंस को देखते हुए हम उनको क्या करते हैं, इस तरीके से 6 ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं। अब 6 ग्रुप में देखो, एक ग्रुप 0 है, ग्रुप 1 है, ग्रुप 6 इस तरीके से है। ग्रुप 0 में आता है NH4 का का कैटाइन, ठीक है। फिर उसके बाद ग्रुप 1 में ये आते हैं, ग्रुप 2 में ये आते हैं, ग्रुप 3 में ये आते हैं, ग्रुप 4 में ये आते हैं। इसके नीचे मैंने देखो ग्रीन लाइन बना रखी है। ग्रीन लाइन उनके नीचे है जो आपके सिलेबस में है। जो ग्रीन लाइन जिनके नीचे नहीं है उन पे आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। तो ठीक है, देख लेना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसमें आप एक चीज नोटिस और करो कि इसमें ग्रुप 6 और ग्रुप 0 में एक ही कैटाइन है। तो भैया ग्रुप 0 को तो हम डायरेक्टली एक रिएक्शन कराते हैं। हमने सॉल्ट लिया, हमने सॉल्ट में पहले ही कंफर्मेटरी टेस्ट कर दिया कि कंफर्मेटरी टेस्ट ही मार दिया कि अगर वो लग गया तुक्का तो NH4 प्लस आयन ही होगा, अगर नहीं लगा तुक्का तो आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और अगर कोई भी इसमें से नहीं भिड़ा, तो अगर कोई नहीं भिड़ा तो हम कह देंगे Mg+2 अनायन कैटाइन है, ठीक है। तो Mg+2 NH4 का डिरेक्शन तो बहुत आसान होता है, बाकी के बीच के मुश्किल है, ठीक है। अब देखो होता क्या है समझना। मैंने इसमें ओरिजिनल सोल्यूशन लिया, ठीक है। ओरिजिनल सोल्यूशन, सॉरी ओरिजिनल सॉल्ट लिया, ठीक है। और OS के अंदर मैंने क्या करा, डाइल्यूट HCl डाल दिया। अब मैंने एक बार डाइल्यूट HCl डाल दिया तो दो केसेस हो सकते हैं, या तो पीपीटी बन गया और ये पीपीटी नहीं बना। अगर पीपीटी बन गया तो ग्रुप 1 वाले सॉल्ट ही हैं ये, यानी Pb+2 Ag+ और Hg+ में से कोई है। अब इन तीनों को डिरेक्शन के लिए मैं कंफर्मेटरी टेस्ट करूंगा आगे, बट हाँ प्रिलिमिनरी मैंने कहा कि ग्रुप 1 में ही ये कहीं ना कहीं लाया कर रहा है, बात खत्म हो गई। अगर पीपीटी नहीं बना तो इसी से मैंने H2S गैस पास कराई। जब मैंने H2S गैस पास कराई तो पीपीटी बन गया, अगर तो ग्रुप 2 के कंपाउंड हो सकते हैं, यानी इनमें से कोई कंपाउंड है Pb+2 AS+2 और Cu+2 इनमें से कोई है, ठीक है। तो ये ग्रुप 2 के कंपाउंड हो गए। अब ग्रुप 2 का मतलब वो नहीं है, ग्रुप 2 का मतलब पीरियोडिक टेबल के ग्रुप 2 में समझना, ये एक ग्रुप है, ये ग्रुप है अलग, ठीक है। इनके हिसाब से बात हो रही है, ठीक है। फिर अगर मान लो कोई पीपीटी नहीं बना हुआ होगा तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको HNO3 के साथ हीट करूंगा और फिर इसमें NH4OH और NH4Cl एक्सेस में डालूंगा। जब मैं इसमें NH4OH और NH4Cl एक्सेस में डालूंगा तो शायद पीपीटी बन गया होगा। पीपीटी अगर बन गया होगा तो फिर ग्रुप 3 वाले कैटाइन हो सकते हैं, यानी Al+3 और Fe+3 हो सकता है, ठीक है। फिर इसको डिरेक्ट करने के लिए मैं आगे के टेस्ट करूंगा। अगर मान लो अभी पीपीटी नहीं बना तो मैं इसमें H2S गैस फिर पास कराऊंगा। अगर मैं H2S गैस पास कराता हूँ और पीपीटी बन जाता है तो ग्रुप 4 के कंपाउंड से, ग्रुप 4 यानी ये वाले सारे के सारे जो कैटाइन्स हैं वो है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगर मान लो इसके बाद भी पीपीटी नहीं बना तो मैं ओरिजिनल जो हमारा सॉल्ट था वो लूंगा और NH4OH और NH42CO3 डालूंगा, ठीक है। ये डालने के बाद अगर मेरा पीपीटी बन गया तो ग्रुप 5 है, और अगर मेरा पीपीटी नहीं बना तो ग्रुप 6 है। यहाँ पे याद करने वाली चीज क्या है बेटा, डाइल्यूट HCl पहले डाला गया, फिर H2S गैस पास कराई गई, फिर HNO3 हीट, NH4OH और NH4Cl डाला गया, फिर H2S गैस पास कराई गई, फिर NH4OH और NH42CO3 डाला गया। फिर भी अगर पीपीटी नहीं बना तो हमने कहा कि भैया Mg+2 कंपाउंड ये है। ये पूरा का पूरा चार्ट बेटा एज इट इज आपके दिमाग में बैठा होना चाहिए, कोई बहुत टफ नहीं है, बहुत इजी सा चार्ट है। डायल्यूट एक बार आप ऐसे पूरा सॉल्ट एनालिसिस आखिर तक अगर कर लेते ना अब प्रैक्टिकल में, तो आपको पूरा ही दिमाग में बैठ जाता। बट चलो नहीं भी कराए तो इसको देख कर यार ध्यान से इसको देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा, कुछ इतना टफ नहीं है, ठीक है। अब एक एक करके डिस्कशन का चालू करते हैं कि कंफर्मेटरी टेस्ट, रिएक्शन, रिएक्शन सारी क्या होती है, सबको देखना देखना चालू करते हैं, ठीक है। अब देखो कैटायनिक एनालिसिस में पहले मैंने आपको बताया था, पहले हम तुक्का मारेंगे कि शायद ग्रुप 0 तो नहीं है, क्योंकि ग्रुप 0 में तो एक ही कंपाउंड है, सॉरी एक ही कैटाइन है, ठीक है। तो हमने क्या करा, हमने सॉल्ट लिया और सॉल्ट में 2 ml NaOH डाला और 2 ml NaOH डाल के उसको हीट कर दिया। अगर हमने उसमें हीट करा, हीट करने के बाद हमको अमोनिया लाइक स्मेल आने लगी, अमोनिया लाइक स्मेल आने लगी, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि NH3 गैस निकल रही है। अब NH3 गैस निकल रही है, ये हम कंफर्म कैसे करें, तो हम क्या करेंगे, HCl पेपर को लेकर आएंगे, ठीक है। HCl पेपर को लेकर आएंगे और HCl के साथ रिएक्ट करके NH3 क्या फॉर्म करेगा, NH4Cl। NH4Cl के व्हाइट फ्यूम्स निकलेंगे। व्हाइट फ्यूम्स हमको बता देंगे कि NH3 गैस तो निकल रही थी, NH3 गैस निकल रही थी, ठीक है। कंफर्म करने के लिए एक नेस्लर्स रिएजेंट आता है, नेस्लर्स रिएजेंट आता है, ठीक है, K2HgI4, ठीक है। इस नेस्लर्स रिएजेंट से जब रिएक्शन करा जाएगा NH3 गैस के साथ तो वो ब्राउन पीपीटी कर देगा। अब चूंकि ये नेस्लर्स रिएजेंट को ब्राउन पीपीटी में कन्वर्ट कर दिया, इसका मतलब क्या है कि यस अमोनिया गैस तो निकल रही है, और अमोनिया गैस निकल रही है मतलब NH4+ कंफर्म हो गया। हमें आगे के एनालिसिस में पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। तो ये दो हमारे कंफर्मेटरी टेस्ट हो जाते हैं, ठीक है। अब अगर मान लो मैंने कहा कि NaOH के साथ मैंने हीट करा और मुझे कोई स्मेल नहीं आई, HCl का पेपर में लेकर आया, व्हाइट फ्यूम नहीं बना, तो अब मैं आगे बढ़ूंगा और मैं ग्रुप 1 की तरफ जाऊंगा। अब ग्रुप 1 में मैं क्या करूंगा, मैं डाइल्यूट HCl के साथ इसको मिलाऊंगा और डाइल्यूट HCl को मिलाने के बाद सॉल्ट में अगर मुझे व्हाइट पीपीटी मिल गया या मुझे पीपीटी मिल गया तो ग्रुप 1 है। ये तो पढ़ाया था मैंने, देखो बेटा
अगर मैंने डाइल्यूट HCl उसमें मिलाया और मुझे पीपीटी मिल गया तो ग्रुप 1 है, ठीक है। अच्छा, आप ग्रुप 1 को देखो एक बार, आप जल्दी से ग्रुप 1 को देखो, ठीक है। हाँ, तो ग्रुप 1 है। अब ग्रुप 1 में देखो तीनों के वाइट ही पीपीटी मिले हैं, चाहे वो लेड के साथ सीएल का रिएक्शन रहा हो तो वो भी लेड सीएल का वाइट पीपीटी है, एजी के साथ रहा हो तो वो भी इसका वाइट पीपीटी है, और इसके साथ भी इसका वाइट पीपीटी है, ठीक है। तो वाइट ही पीपीटी मुझे मिला। अगर मुझे वाइट पीपीटी मिला तो मैंने कहा इन तीनों में से कोई ना कोई कैटाइन हो सकता है। अब इनके कंफर्मेटरी टेस्ट क्या क्या हो सकते हैं, तो देख लो, लेड क्लोराइड का कंफर्मेटरी टेस्ट क्या है, इसका जो व्हाइट पीपीटी हमको मिला है लेड क्लोराइड का, ठीक है, वो हॉट वाटर में सोल्यूबल होता है, ठीक है। बट जैसे ही इसको कूल किया जाता है वेट इसके व्हाइट क्रिस्टल्स फॉर्म होना चालू हो जाते हैं, व्हाइट क्रिस्टल्स फॉर्म होना चालू हो जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो अगर हम इसका रिएक्शन केआई से करा देंगे तो पहले वो येलो पीपीटी में कन्वर्ट होगा, फिर इसका ब्लैक पीपीटी बनाते हैं पीबीआई2 का। अगर मान लो मैंने केआई ऐड करा, मुझे येलो पीपीटी मिल गया और फिर ब्लैक पीपीटी मिला, तो मैं कहूंगा पीबीआई2 बन गया होगा, नहीं लेड है इसका कैटाइन। अगर मान लो जो लेड क्लोराइड का मेरे पास पीपीटी बन के आया व्हाइट, ठीक है, उसको मैंने हॉट वाटर में मिलाया, ठीक है, और वो सोल्यूबल हो गया, और जैसे ही मैंने इसको कूल करा वैसे ही उसके व्हाइट क्रिस्टल्स फॉर्म होना चालू हो गए, इसका मतलब क्या है कि ये तो लेड क्लोराइड ही है, तो ये इसके कंफर्मेटरी टेस्ट हो गए, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एजीसीएल अगर फॉर्म हुआ होगा, ठीक है, तो उसके क्या कंफर्मेटरी टेस्ट हो सकते हैं, कि हम क्या करेंगे, हमारा जो व्हाइट पीपीटी है वो NH4OH वाले सोल्यूशन के अंदर क्या होता है, डिसॉल्व हो जाता है। NH4OH के अंदर अगर वो डिसॉल्व हो गया तो यानी AgCl का सोल्यूशन ही है, ठीक है। और वो डिसॉल्व होकर क्या बनाता है, ये पर्टिकुलर कंपाउंड बनाता है, ये पर्टिकुलर कंपाउंड बनाता है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगर मान लो Hg2Cl2 वाला हमारा टेस्ट है तो हम उसमें क्या कर सकते हैं कि NH4OH के साथ जब इसका रिएक्शन कराएंगे तो ग्रे या ब्लैक पीपीटी मिलेगा। अगर ये ग्रे या ब्लैक तरीके का पीपीटी बना रहा है, ग्रे या ब्लैक तरीके का पीपीटी बना रहा है, तो हम तुरंत इसको बोल देंगे कि यार यस ये Hg2Cl2 वाला टाइप का कंपाउंड है, या Hg प्लस इसका कैटाइन है। अभी मैं एनाइन में जा ही नहीं रहा, कैटाइन है, ठीक है। अच्छा, ये बात समझना एक चीज और, हमने क्या करा, अगर आपको ध्यान हो, हमने क्या करा था स्टार्टिंग में, हमने इसमें डाइल्यूट HCl डाला था, ठीक है, तो सबके क्लोराइड फॉर्म कर लिए थे, ठीक है। तो हमने क्या करा था, देखो अब हम कर क्या रहे हैं, लॉजिकली सोचो हम क्या कर रहे हैं, लॉजिकली हमने क्या करा है, हम सब में एनाइन सेम दे दे रहे हैं, ठीक है। तो सबका एनाइन अगर सेम है तो सबका सेम एनाइन का रिएक्शन जब हम लोग अलग अलग कंपाउंड के साथ करा रहे हैं तो एनाइन की एक्टिविटी तो उस कंपाउंड के साथ ना के बराबर है, ठीक है, या सेम ही एक्टिविटी, राइट, समझ रहे हो। तो हम जो भी हमारी एक्टिविटी हो रही है वो सिर्फ कैटाइन की वजह से ही हो रही है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देखो Pb+2 का व्हाइट पीपीटी ये हॉट वाटर में सोल्यूबल है और कोल्ड वाटर में क्रिस्टल्स बना लेता है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक है। AgCl का पीपीटी NH4OH में जब मिलाया जाता है तो सोल्यूबल हो जाता है, ठीक है। ये क्या है, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। और Hg2Cl2 का पीपीटी को जब NH4OH में मिलाया जाता है तो ग्रे या ब्लैक कलर का सोल्यूशन बनाता है, ग्रे या ब्लैक कलर देता है, तो ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक है। तो ऐसे हम डिरेक्ट कर सकते हैं ग्रुप 1 के कंपाउंड, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या करा, अब ग्रुप 2 की बात करते हैं। ग्रुप 2 में हमने क्या करा, अब मान लो हमारा ग्रुप 1 में डाइल्यूट HCl मिलाने के बाद कोई हरकत नहीं हुई, कोई पीपीटी नहीं मिला, तो हम उसमें H2S गैस पास करेंगे। अब जैसे ही हमने H2S गैस पास करा, ठीक है, H2S गैस कैसे पास की जाती है, बेसिकली आपने टेस्ट ट्यूब लिया होगा, टेस्ट ट्यूब में जो एक्सट्रैक्ट आपके पास है उस, अच्छा क्या हुआ उससे पहले ये भी समझ लो, ठीक है। ग्रुप 1 का जो आपने पीपीटी रिमूव करा, ग्रुप 1 का जो आपने प्रेसिपिटेट रिमूव करा होगा, ठीक है, वो ग्रुप 2 का फिल्ट्रेट के फॉर्म में बनता है। अब पहले में अगर मान लो कोई पीपीटी आया ही नहीं है तो वही तो सारा जो जो आपके पास मिलाया जो आपके पास है वही आप ग्रुप 2 के लिए यूज करने वाले हो, ठीक है। तो उसके अंदर आपने क्या करा, आप एक मशीन, एक टाइप की गैस रहती है, अब बाहर जाते हो आप लैब के मेरे तो लैब के बाहर लगी हुई थी, लैब के बाहर में जाते थे, हम उसमें पास कराते थे गैस, हम बाहर आए थे, तो देखते थे पीपीटी बना कि नहीं। अगर पीपीटी बन गया, ठीक है, अगर पीपीटी बन गया तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब या तो Cu+2 है या Cd+2 है या As+3 है। हमारे ये दोनों कोर्स में नहीं है, ये दोनों Cd+2 और As+3 ये नहीं पूछे जाने वाले, पूछा जाएगा तो Cu+2 पूछा जाएगा, ठीक है। अगर ब्लैक पीपीटी बन गया तो Cu+2 ही है, और अगर येलो बना तो इन दोनों में से कोई एक हो सकता है, ठीक है। अब दोनों के कंफर्मेटरी टेस्ट देख लो क्या क्या है। CUS का कंफर्मेटरी टेस्ट आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। इसका जो ब्लैक पीपीटी बना है कि डाइल्यूट HCl में तो डिसॉल्व नहीं होने वाला है, तो इसमें आप डाइल्यूट HCl में इसको डाल के देख लो, नहीं डिसॉल्व होगा। इसके अलावा NH4OH के साथ जब ये रिएक्ट करता है तो ये इस कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है जिसका डीप ब्लू सोल्यूशन बनता है, ठीक है। इसके अलावा ये एक और कंफर्मेटरी टेस्ट है कि K4FeCN6 के साथ जब मैं इसको मिक्स करता हूं तो ये एक चॉकलेट पीपीटी बनाता है,
ब्राउन कलर की, चॉकलेट कलर की पीपीटी बनाता है, तो वो भी एक कंफर्मेटरी टेस्ट है। तो ये दोनों लास्ट के जो कंफर्मेटरी टेस्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ख्याल रख लेना सीयू के लिए। बाकी सीडी के भी मैं आपको पढ़ाई दे रहा हूँ, कैडमियम वगैरह के पढ़ा दे रहा हूँ, वैसे सिलेबस में इतना है नहीं है, ठीक है, पर मैं आपको पढ़ा दे रहा हूँ। NH4OH के साथ ये व्हाइट पीपीटी बना देगा, और येलो पीपीटी जो इसकी बनी होगी वो डाइल्यूट HNO3 में सॉल्युबल है। इसी तरीके से इसका कंफर्मेटरी टेस्ट क्या है कि जो AS2S3 की जो येलो पीपीटी बनी है वो अमोनियम सल्फाइड में सॉल्युबल है, और Sb2 SbBc ग्रुप में आता है, ठीक है, तो यानी एंटीमनी भी इस ग्रुप में आता है, तो उसकी जो ऑरेंज पीपीटी बनी होगी वो अमोनियम सल्फाइड सॉल्यूशन में इनसॉल्युबल। ठीक है, तो ये इसके टेस्ट हैं, अगर आप एक्स्ट्रा पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो ये Cu प्लस वाला, और इसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट है NH4OH वाला है, ये इसका सोल्यूशन ब्लू होता है, ये ध्यान रख लेना। ये Cu+2 एनाइन ही तो है, Cu+2 कैटाइन ही तो है, Cu+2 कैटाइन तो ब्लू ही होता है, तो आपको वैसे भी समझ गए, ठीक है। चलो, इसके बाद मैंने क्या करा, मैं अब आ गया ग्रुप 3 की तरफ। अच्छा, ग्रुप 3 का मतलब क्या है समझना, मैंने डाइल्यूट HCl मिलाया था, तो ग्रुप 1 का पीपीटी अगर बना था तो ग्रुप 1 था, यानी Pb+2 Ag+2 और Hg+ था, उसके मैंने अलग अलग कंफर्मेटरी टेस्ट कर लिए। फिर अगर मान लो मेरा पीपीटी नहीं बना, तो मैंने H2S गैस पास कराया तो मेरा पीपीटी बन गया, तो Cu+, Pb+2 AS+3 इनमें से कोई एक है, ठीक है। अगर मान लो इसका पीपीटी अभी भी पीपीटी नहीं बना, तो मैं क्या करूंगा, मेरे पास जो जो मेरा एक्सट्रैक्ट है उसमें मैं HNO3 मिलाऊंगा और उसको हीट करूंगा, ठीक है, और HNO3 और हीट करने के बाद मैं उसमें NH4OH और NH4Cl एक्सेस में मिला दूंगा। NH4Cl और NH4OH में जब एक्सेस में उसमें मिलाऊंगा, ठीक है, तो क्या होगा, अगर मुझे पीपीटी मिल गया तो वो ग्रुप 3 है, और ग्रुप 3 में Al+3 और Fe+3 दो ही एनाइन, दो ही कैटाइन है, ठीक है। अब समझना, अगर मान लो तीसरा भी है, Cr वाला भी है, Cr+3 भी है, ठीक है, बट पहले के दो इंपॉर्टेंट है। अगर मुझे व्हाइट व्हाइट जेली टाइप पीपीटी बन गया, तो इसका मतलब क्या है, Al हो सकता है प्रोबेबली। अगर मान लो Fe का रेड, अगर मान लो रेडिश ब्राउन पीपीटी बन गया, तो शायद Fe हो सकता है। अब हुआ क्या था, NH4Cl और NH4OH मैंने एक्सेस में लिया था, तो OH एनाइन जो है वो निकला था। OH एनाइन ने कोई भी सॉल्ट हो, ठीक है, मैं कह रहा हूँ AlSO4 BSO4 कोई भी सॉल्ट, AlSO4 FeSO4, इसका कोई भी सॉल्ट हो, मुझे उससे कैटाइन निकाल के OH इसमें डलवाना था, बस ये मेरा गोल था, तभी मैंने ये फालतू के रिएजेंट लिए थे। अब इसमें जब मैंने OH डलवाया तो मेरा AlOH3 फॉर्म हो गया। अब सबका देखो मैंने एनाइन सेम कर लिया, अब कैटाइन के साथ ही मैं डायरेक्ट कर लूंगा कि एक्टिविटी क्या है, तो व्हाइट गेलेटिनस पीपीटी है तो Al है, अगर मान लो रेडिश ब्राउन है तो Fe है। अब समझना, अगर FeOH3 की बात हो रही है, ठीक है, तो ये रेडिश ब्राउन पीपीटी है, डाइल्यूट HCl में अगर मैं इसको डालूंगा तो इनसॉल्युबल है, मैंने इसको डाइल्यूट HCl मिक्स कर दिया, इनसॉल्युबल है, मेरे को कंफर्म हो गया कि भैया यस यही है ये। एक इसका कंफर्मेटरी टेस्ट होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्लड रेड टेस्ट, जो मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में भी बताया था, याद करो, SCN- के साथ। होता क्या है कि अगर मैंने ये एनाइन ले लिया, NH4SCN ले लिया, ठीक है, तो NH4SCN मैं जब इसमें मिलाऊंगा, ठीक है, तो Fe+3 कैटाइन और SCN- का एनाइन मिला के ये कॉम्प्लेक्स बना देता है, जो एक ब्लड रेड पीपीटी बनाता है, बिल्कुल बिल्कुल ही ब्लड जैसा होता है, ठीक है। इसका मैंने एक टेस्ट देखा था, एक बहुत बढ़िया कोचिंग है, मतलब मैं नाम नहीं लूंगा, बट उन्होंने क्या करा था, उनके एक टीचर ने इसका एक टेस्ट करा था, जिसमें उन्होंने क्या करा कि उन्होंने चाकू पे शायद SCN- ले लिया था, ठीक है, SCN- का कोई कंपाउंड ले लिया था चाकू पे, और गले पे उन्होंने Fe+3 का कोई कंपाउंड लगा दिया था, ठीक है, और उन्होंने क्या करा, यहाँ पे ऐसे करके SCN- का ऐसे करके लगाया चाकू, तो यहाँ से ना लाल रंग निकलने लगा, तो ऐसा लगा कि गर्दन कट गई, ठीक है। तो एक बहुत फेमस वीडियो मैंने देखा था, शॉर्ट वीडियो, वो इसी को समझा रहा है, ठीक है। तो इसको आप समझ सकते हो, छोटी सी चीज है बट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगर मान लो मैंने कहा कि मेरा AlOH3 बना है, अगर मान लो पीछे के जितने टेस्ट मैंने Fe के लिए करवाए वो मेरे सक्सेसफुल नहीं हुए, तो अब मैं डायरेक्ट करूंगा, व्हाइट गेलेटिनस पीपीटी है तो भैया मैं Al के लिए जाऊंगा, तो Al के लिए मैं क्या करूंगा भैया, मैं NaOH में मिलाऊंगा इसको, तो NaOH में ये मिल जाएगा क्योंकि ये एम्फोटेरिक है। याद करो, मैंने आपको ट्रिक याद कराई थी जनाबे अली वाली, तो जनाबे अली में Al जो था वो क्या था, वो एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड ऑक्साइड फॉर्म करता है, तो एल्यूमिनियम जो है वो चूंकि एम्फोटेरिक है, तो ये NaOH और HCl दोनों के साथ रिएक्ट कर जाएगा, तो एक तरीका तो ये भी है। NaOH के साथ इसको मिक्स, इसको सोल्यूबल अगर NaOH में एल्यूमिनेट बना दे रहा है, तो हम मान लेंगे कि हाँ भैया ये आपका जो है वो एल्यूमिनियम OH3 ही है, ठीक है। बट अगर मैं इसका एक कंफर्मेटरी टेस्ट करूंगा, तो इसका कंफर्मेटरी टेस्ट होता है लेक टेस्ट। लेक टेस्ट क्या होता है, मैं Al+3 लेता हूँ, ये एक डाई होता है, एल्यूमिनियम एक डाई होता है, इस डाई के साथ NH4OH ये मिलाऊंगा मैं, तो एक रेड कलर की लेक फॉर्म होती है। इस रेड कलर की लेक को जब हम लोग फिल्टर पेपर से फिल्टर कर सकते हैं,
तो इसको हम लोग बोलते हैं लेक टेस्ट। तो अगर ये इसका कंफर्मेटरी टेस्ट है, लेक टेस्ट में आप इस चीज का ध्यान रखना कि इसमें एल्यूमिनियम मिलता है और NH4OH मिलता है, तो एक रेड लेक बन जाती है। ठीक है, इस चीज को अगर आपने ध्यान रख लिया तो आपका पूरा का पूरी चीज ये कवर हो जाएगी। ठीक है, अच्छा इसके अलावा क्रोमियम हाइड्रोक्साइड जो हमारा बना था वो उससे ग्रीन ग्लेटनस पीपीटी बनाया था, इस तरीके का दिख रहा होगा, देखो ये देखो दिख रहा है। ठीक है, अच्छा ग्रीन ग्लेटनस पीपीटी जो है वो भी एम्फोटेरिक होता है। ठीक है, अगर आपको ध्यान हो जनाबी अली सिंह पंजाबी वाली ट्रिक में मैंने बताया था क्रोमियम के हाइड्रोक्साइड और ऑक्साइड भी क्या होते हैं, एम्फोटेरिक होते हैं। तो ये भी NaOH के साथ रिएक्ट करता है, क्रोमाइट बनाता है, उसको ऑक्सीडाइज करोगे तो येलो क्रोमेट बना देगा। ठीक है, तो येलो में कन्वर्ट हो जाता है, ये इसका कंफर्मेटरी टेस्ट हो जाता है। इतना इंपॉर्टेंट वैसे है नहीं, तो इसलिए इसको कवर करने की ज्यादा जरूरत भी नहीं है, बट हाँ आप इसको मान सकते हो कि भैया ये जब NaOH के साथ रिएक्ट करेगा तो ये कहीं ना कहीं डिसॉल्व हो जाएगा उसमें और उसके साथ रिएक्ट करके क्रोमाइट कंपाउंड बना देता है, वो इंपॉर्टेंट है खाली। ठीक है, तो भैया अब हमने क्या करा, अभी हमने ग्रुप 4 तक की कहानी पढ़ ली। ठीक है, अच्छा अब आगे बढ़ते हैं। एक मिनट, यार हैंग हो गई स्क्रीन ही। तो हमारी स्क्रीन ही हैंग कर गई है ऑलमोस्ट, यस आ गई। ठीक है, तो अभी हमने क्या पढ़ा, अभी हमने पढ़ा कि ग्रुप 1 डाइल्यूट HCl डाल दिया था तो पीपीटी बना तो ग्रुप 1, अगर नहीं बना तो H2S गैस बना के बन गया तो ग्रुप 2, अगर फिर भी HNO3 हीट और NH4OH मिला के बन गया तो ग्रुप 3, और अगर फिर भी नहीं बना तो अब हम इसमें फिर से H2S गैस पास कराएंगे। तो अब हमारा अगर पीपीटी बन गया तो ग्रुप 4, और अगर पीपीटी नहीं बना तो फिर हम उसके बाद अगली रिएक्शन करेंगे। तो अभी अगर मान लो मैंने कहा कि अब जो हमारे पास एक्सट्रैक्ट आया था उसमें मैंने क्या करा, मैंने फिर से H2S गैस पास कराई। ठीक है, अब हमारा क्या हुआ कि हमारे पास जो कंपाउंड था जिसमें NH4OH और जिसका जो हमने लास्ट लास्ट ग्रुप में हमने जो बफर यूज करा था दैट वाज ऑफ NH4OH और NH4Cl, वो बफर सोल्यूशन ही था। ठीक है, तो उसके अंदर हम क्या करेंगे, H2S गैस पास कराएंगे। अब H2S गैस पास कराया तो पीपीटी बन गया, तो या तो ब्लैक पीपीटी बना तो हम कहेंगे भैया NiAs है या कोबाल्ट है, या अगर मान लो फ्लैश कलर्ड पीपीटी बन गया तो MnS है, व्हाइट कलर पीपीटी बन गया तो जिंक का एक कंपाउंड है। ठीक है, अब इनके कंफर्मेटरी टेस्ट भी एक एक करके सुन लो। पहला कंफर्मेटरी टेस्ट आता है निकल का। ठीक है, तो निकल का कंफर्मेटरी टेस्ट क्या हो सकता है, इंपॉर्टेंट है भैया। देखो अगर ब्लैक कलर का पीपीटी बनाए तो ये निकल सल्फाइड हो सकता है या निकल कंपाउंड हो सकता है, शायद प्रोबेबली, बट इसका कंफर्मेटरी टेस्ट क्या होता है समझ लो। तो इसके कंफर्मेटरी टेस्ट क्या होता है, ठीक है, इसको मैंने अलग से डाल भी रखा है। इसका कंफर्मेटरी टेस्ट क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने इसको अलग से डाला है। ठीक है, एक बार इसको देख लेना। कंफर्मेटरी टेस्ट, यस। तो हम क्या करते हैं, हमने क्या करा, हमारे पास NiS फॉर्म हो गया था। ठीक है, जो कि हमारा क्या है, ब्लैक कलर्ड का पीपीटी था। अब ब्लैक कलर्ड पीपीटी इसका भी हो सकता है, कोबाल्ट का भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर हमें निकल रिलेट करना है तो हम क्या करेंगे, हम इसको एक्वा रेजिया इसमें मिलाएंगे। एक्वा रेजिया मतलब कंसंट्रेटेड HNO3 और HCl दोनों कंसंट्रेटेड रहेंगे। ठीक है, और 3:1 के पार्ट में रहेंगे। ठीक है, इसमें हमने इसको मिलाया, जब हमने इसमें मिलाया, ठीक है, और इसको हमने हीट करा और फिर हमने इसको कूल करा। ठीक है, तो हमारा जो डिजोल्व्ड रेसिड्यू है, जो इसमें डिजोल्व हो गया होगा, ये एक्वा रेजियम में डिजोल्व हो गया होगा, और उसके बाद जो डिजोल्व्ड रेसिड्यू बना, ठीक है, उसमें हमने NH4OH और डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सिम में इसको मिलाया, यानी DMG में इसको मिलाया। ठीक है, अब देखो डीएमजी जो होता है, डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सिम जो आपका होता है, ठीक है, वो क्या करता है, वो इस तरीके का ब्राइट रेड पीपीटी फॉर्म करता है, ब्राइट रेड पीपीटी फॉर्म करता है। कैसे फॉर्म करता है ये पूछा जा सकता है। जो ये डीएमजी है ना, ये एक चिलेटिंग एजेंट की तरह काम करता है। चिलेशन मैंने आपको समझाया था, याद करो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये निकल के साथ इस तरीके से एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड फॉर्म करता है, और ये एक ब्रिज कंपाउंड होता है, मतलब ये चिलेशन शो करता है, और चिलेटिंग रिंग की वजह से बहुत स्टेबल हो जाता है, और स्टेबल होने की वजह से ये एक रेड पीपीटी फॉर्म कर देता है। तो ये चीज कंफर्मेटरी टेस्ट होती है निकल की, पूछी जा सकती है। डायमिथाइल ग्लाइऑक्सिम, ये वर्ड पूछा जा सकता है। चिलेशन होता है, ये आपको पता होना चाहिए। स्टार्टिंग में एक्वा रेजियम में मिलाते हैं, हीट करते हैं, कूल करते हैं, डिसॉल्व रेसिड्यू में NH4OH और DMG में मिलाते हैं, ये सारी की सारी कहानी पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया निकल का कंफर्मेटरी टेस्ट। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो अगली चीज हमारे पास आती है, वो आती है जिंक सल्फाइड। अब जिंक सल्फाइड का व्हाइट पीपीटी बना था। ठीक है, तो इस व्हाइट पीपीटी को अगर हमने HCl में मिलाया तो अगर वो सॉल्युबल हो गया तो यस इट इज जिंक सल्फाइड, उसका हम कंफर्मेशन दे रहे थे। ठीक है, अच्छा बाकी देखो जिंक सल्फाइड के जो और कंफर्मेटरी टेस्ट होते हैं वो और क्या होते हैं समझ लो। मान लो हमने इसको HCl में मिलाया, Zn+2 को हमने HCl में मिलाया तो क्या हुआ, हमारा ZnCl2 फॉर्म हो गया होगा, सॉल्युबल था तो ZnCl2 का कंपाउंड फॉर्म हो गया। अब ये ZnCl2 जो है, ये अगर NaOH में मिलाया जाएगा, NaOH में मिलाया जाएगा, और NaOH में वो भी एक्सिस में। ठीक है, तो अगर मान लो पहले कुछ इस तरीके की रिएक्शन हुई होगी,
इसको मैंने NaOH में मिलाया तो भैया ये ZnOH2 में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। प्लस अगर मैंने इसको अगेन NaOH में फिर मिला दिया, यानी एक्सेस में NaOH लिया हुआ है, तो मेरा सोडियम जिंकेट फॉर्म होता है, जो कि एक व्हाइट पीपीटी फॉर्म करता है, व्हाइट सोल्यूबल पीपीटी फॉर्म करता है। और ये मेरा कंफर्मेटरी टेस्ट, यानी मैंने पहले तो HCl लिया फिर NaOH लिया, तो ये मेरा कंफर्मेटरी टेस्ट है जिंक को डिटेक्ट करने का। दूसरा तरीका क्या है, अगर मैंने ZnCl2 लिया और ZnCl2 में NH4OH मिलाया, ठीक है, और फिर K4FeCN6 मिलाया, तो इस तरीके का कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाता है जो ब्लूइश व्हाइट पीपीटी फॉर्म करता है। तो ये दो कंफर्मेटरी टेस्ट हैं जिंक के, अगर आप ग्रुप 4 की बात कर रहे होंगे, ठीक है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके अलावा आई थिंक जिंक के हो गए टेस्ट सारे, ठीक है। और मैग्नीज और कोबाल्ट की बात करते हैं। तो देखो मैग्नीज, अब देखो कोबाल्ट सल्फाइड का भी येलो और ब्लैक ही पीपीटी था, और मैग्नीज का जो पीपीटी था वो फ्लैश कलर्ड पीपीटी था, ठीक है। तो MnS का जो पीपीटी था वो फ्लैश कलर्ड पीपीटी मिला। अब जैसे ही हमें फ्लैश कलर्ड पीपीटी मिला होगा तो हमारा दिमाग तो मैग्नीज की तरफ ही जाएगा, तो हम भैया मैग्नीज वाली रिएक्शंस करा देंगे। कंफर्मेटरी टेस्ट के लिए हम क्या करेंगे, हम इसको भैया HCl में मिलाएंगे तो MnCl2 फॉर्म करेंगे, और MnCl2 जो बना होगा उसमें NaOH मिला लेंगे, तो ये इसका व्हाइट पीपीटी बन जाएगा। एक बार इसका व्हाइट पीपीटी बन गया, वो जैसे ही एयर में ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वो तुरंत ब्राउन हो जाता है। अगर मुझे ये पता लग गया कि पहले HCl फिर NaOH के साथ व्हाइट पीपीटी बना, और वो वापस में जब एयर में ऑक्सीजन के साथ ब्राउन पीपीटी बना रहा, तो यस ये मैग्नीज है, ये कंफर्म हो गया। अब कोबाल्ट एस का जो पीपीटी था वो तो ब्लैक था भैया, ठीक है, और इसी ग्रुप के अंदर ब्लैक पीपीटी एक और भी था, तो मैंने स्टार्टिंग में आपको पढ़ाया था। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसका रिएक्शन एक्वा रेजिया के साथ कराएंगे। एक्वा रेजिया के साथ ये एक पिंक कलर का सोल्यूशन देगा। अब ये जो पिंक कलर का सोल्यूशन बना, ये जैसे KNO2 और CH3COOH के साथ रिएक्ट कराया जाएगा, तो ये इस तरीके से येलो पीपीटी बना देता है इस पर्टिकुलर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, ठीक है, या इस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंफर्मेटरी टेस्ट है, इसको प्लीज देख कर जाना। ये दो टेस्ट जो हैं ये अलग से लिख लेना चाहे कहीं पर, बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखकर 2 से 3 बार रिएक्शन एक बार लिख कर चले जाना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है ये, ठीक है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं फाइनली ग्रुप 5 की। अब मैंने कहा अभी भी डायरेक्ट नहीं हो पाया, अभी भी मैंने H2S गैस पे पास करा ली, फिर भी पीपीटी नहीं आया। तो फिर भी अगर पीपीटी नहीं आया बाबू, तो इसका मतलब तो भैया मैं यही बोलूंगा कि यार अब तो ये ग्रुप 5 ही है या 6 ही है। तो अब ग्रुप 5 डिलीट करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं ओरिजिनल सोल्यूशन में NH4OH और NH4 2CO3 का बफर मिलाऊंगा, और ये जब मैं मिलाऊंगा तो अगर पीपीटी आ गया तो ग्रुप 5 है, और अगर तब भी पीपीटी नहीं आया तो ये ग्रुप 6 है। ग्रुप 5 में कौन कौन से कैटाइंस है, Ba+2 Sr+2 और Ca+2, जिसमें Ba+2 और Ca+2 पे फोकस करना है, और ग्रुप 6 में Mg+2 है, ठीक है। तो ये भी देख लेते हैं फटाफट। तो अगर मान लो Ba+2 की बात करी जाएगी तो व्हाइट कलर का पीपीटी आया होगा, अगर Sr+2 की बात करिएगी तो व्हाइट पीपीटी आया होगा, Ca+2 की बात करिएगी तो व्हाइट पीपीटी आया होगा, ठीक है। अब इसका देख लो भैया, इसका कंफर्मेटरी टेस्ट क्या होता है। पहला कंफर्मेटरी टेस्ट हो सकता है भैया फ्लेम टेस्ट, ठीक है, क्योंकि तीनों ही ग्रुप 2 के कंपाउंड्स हैं। भैया Ca+2 अगर फ्लेम टेस्ट में डाला जाएगा तो ब्रिक रेड कलर देगा, Sr+2 क्रिम्सन रेड कलर देगा, Ba+2 एप्पल ग्रीन कलर देगा, तीनों अलग अलग कलर दे रहे हैं, ठीक है। तो हम इसके थ्रू भी इसको डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, दूसरा तरीका डिटेक्ट करने का क्या हो सकता है, मैं शायद एक दूसरा तरीका डाला था इसमें। वैसे तो ये दो तरीके ही काफी हैं डिटेक्ट करने के लिए, हाँ ठीक है, ये दोनों तरीके वैसे मोर देन इनफ है डिटेक्ट करने के लिए। बाकी कोवेलेंट हमको अगर एक्स्ट्रा एक दो रिएक्शन एक दो कंफर्मेटरी टेस्ट और देना चाहे, ठीक है, तो वो मैं एक बार देख लेता हूँ क्या कोवेलेंट ने हमको कोई और ऐसे टेस्ट दिए हैं। तो मेरे ख्याल से कोवेलेंट ने हमको ऐसे और कोई टेस्ट नहीं दिए हैं, जो कि इसके अलावा होंगे, मेरे ख्याल से तो नहीं दिए होंगे जहां तक मेरा मानना है। एसिडिक रेडिकल कंफर्मेटरी टेस्ट, हाँ बाकी तो ऐसा कोई ज्यादा टेस्ट नहीं दिए गए हैं, जो टेस्ट दिए गए थे वो मैंने आपके यहाँ पर लिख भी दिए, और आई थिंक और कोई टेस्ट इसमें नहीं दिया गया है। हाँ नहीं ठीक है, एक टेस्ट और आप कह सकते हो, प्रोबेबली आप कह सकते हो एक टेस्ट और, जो मैं यहाँ पर आपके सामने यहीं पर ही लिख देता हूँ, ठीक है, तो आपको समझ आ जाएगा कि जैसे मान लो हमें Ba+2 और Ca+2 का ध्यान रखना है, ठीक है। तो हमारा इस कंपाउंड जो इस पर्टिकुलर रिएक्शन, इस पर्टिकुलर NH4Cl और NH4 2CO3 डालने के बाद हमारा ये BaCO3 में कन्वर्ट हो गया होगा, ठीक है, और वो CaCO3 में कन्वर्ट हो गया होगा, ठीक है। अब इसमें एक कंफर्मेटरी टेस्ट तो फ्लेम टेस्ट आ ही गया था, बट दूसरा कंफर्मेटरी टेस्ट क्या आ सकता है, आप इसमें CH3COOH यानी एसिटिक एसिड मिला दो इसमें, ठीक है, और आप इसमें भी एसिटिक एसिड मिला दो,
ठीक है। और अगर आपने दोनों में एसिटिक एसिड मिला दिया तो बाबू होगा क्या कि इसमें जब एसिटिक एसिड मिलाया जाएगा तो इसमें होता क्या है, इसमें CH3C डबल O ये फॉर्म हो जाता है। और इसमें अगर हम K2CrO4 डाल देते हैं तो यहाँ पर BaCrO4 का येलो पीपीटी बन जाता है। अगर येलो पीपीटी बन गया तो हम कहेंगे Ba है, ठीक है। और ऐसे ही अगर मैं यहाँ पर बात करूंगा तो यहाँ पर ये इस तरीके का कंपाउंड बनाएगा पहले, ठीक है। और इसमें अगर मैंने अमोनियम ऑक्सलेट डाल दिया, ठीक है, और अगर अमोनियम ऑक्सलेट डाल के इस तरीके के कंपाउंड का एक व्हाइट पीपीटी आ गया, ठीक है, व्हाइट पीपीटी आ गया, तो मैं कहूंगा भैया वो कैल्शियम का कटाइन है, कैल्शियम का कटाइन है। तो हमें करना कुछ नहीं है, हमें CH3COOH डालना है। CH3COOH डालने के बाद हमारा जो भी कंपाउंड बनेगा उसमें पहले K2CrO4 डाल के देख लेंगे। अगर येलो पीपीटी आ गया तो ये है, येलो पीपीटी नहीं आया तो कोई बात नहीं, फिर हम दूसरी बार में क्या करेंगे, NH4 2C2O4 डाल के देख लेंगे, अमोनियम ऑक्सलेट डाल के देख लेंगे। अगर व्हाइट पीपीटी आ गया तो भैया ये वाला कंपाउंड है, दैट्स इट। तो ये दो इसके कंफर्मेटरी टेस्ट होते हैं फ्लेम टेस्ट के अलावा। अच्छा, बाकी अगर मान लो इसके अलावा कुछ डिटेक्ट नहीं हुआ, आप तो ग्रुप खत्म हो गए, तो हमारा ग्रुप 6 ही हो सकता है। अब ग्रुप 6 में भी हमने क्या करा, जो हमारे पास ग्रुप 6 था, ग्रुप 6 में हमने क्या करा, कुछ डिटेक्ट नहीं हो पाया अभी तक, तो हमने CH3COOH मिलाया, ठीक है। अच्छा, ये तो चलो ग्रुप 5 का ही है, यही तो मैं आपको समझा रहा था, ग्रुप 5 का, ये जो मैंने आपको पूरी कहानी समझाई थी वही कहानी है, ठीक है। अगर मान लो कुछ भी डिटेक्ट नहीं हो पाया, ठीक है, तो भैया मैं कहूंगा कि ये Mg+2 आयन है। और इसका अगर कंफर्मेटरी टेस्ट की बात करी जाएगी, तो इसका कंफर्मेटरी टेस्ट जो है वो क्या हो सकता है, वो ये हो सकता है, देखो कि मैंने क्या करा, Mg+2 आयन हो सकता है इसमें, ठीक है, तो NH4OH और NH4HPO3 मैंने डाल दिया, और अगर मुझे व्हाइट क्रिस्टलाइन पीपीटी बन गया तो बस ये कंफर्मेशन हो गया कि Mg+2 है, ठीक है। वरना इसके अलावा कोई और सॉल्ट है जो हमें मतलब नहीं है, हमें इतना ही पढ़ना था, ठीक है। तो ऑलरेडी इतनी सारी रिएक्शंस हैं, इतने सारे टेस्ट हैं, इतनी सारी चीजें हैं, तो आप कहोगे भैया इसके अलावा अगर कोई सॉल्ट है तो भैया वो हमारी रेंज से बाहर है। पर आपको रेंज से बाहर सवाल तो जेईई मेंस में नहीं पूछेगा ना, प्रैक्टिकल सेंस में आ सकता है बट जेईई मेंस में तो नहीं आएगा, राइट। तो सबके कंफर्मेटरी टेस्ट मैंने आपको यहाँ पर अलग से पढ़ा दिया, एक्स्ट्रा भी पढ़ा दिया मैंने एक्स्ट्रा भी कंफर्मेटरी टेस्ट आपको बताए, ठीक है। तो यही सब कंफर्मेटरी टेस्ट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा आई थिंक क्वेश्चन अगर मैं एक दो आपको बताऊं तो जैसे जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है, पूछा जा सकता है इस तरीके का कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ठीक है। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। Fe+2 गिव्स ब्लड रेड कलर विद के, नहीं, ये तो KSCN होता है, CNS नहीं होता, SCN होता है, ठीक है। तो यही मेरे ख्याल से इनकरेक्ट हो गया, बाकी मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। बाकी भी देखो तो Cu+2 डीप ब्लू कलर सोल्यूशन देता है, याद करो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता था NH3 वाला, ठीक है, उसकी वजह से होता हुआ है। ये ब्लड रेड कलर देता है Fe+3, ठीक है, तो ये तो पहली बात रिएक्ट ही नहीं करता है इससे, वैसे तो ये भी गलत है देखा जाए तो, ठीक है। फिर H2S सोडियम जिंकेट फॉर्म करता है, ZnS का व्हाइट पीपीटी फॉर्म करता है, नहीं, ZnS सोडियम जिंकेट का व्हाइट पीपीटी फॉर्म करता है, वो एक सही तरीका है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लाइम वाटर जो होता है वो मिल्की हो जाता है किसकी वजह से, अभी हमने बात करी थी, एनाइन का पहला ग्रुप था, ठीक है, CO3 2- की वजह से, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा रेड पीपीटी डाइमिथाइल क्लायोक्सिम का बन जाता है, इससे क्या कंफर्म होता है, तो DMG किसके साथ रिएक्ट करता था, Na+2 के साथ, चिलेटिंग एजेंट बनता था, याद करो, रेड पीपीटी बनाता था, है ना, तो वो यहाँ पर ही हो जाएगा, राइट। अच्छा, इसके अलावा एक ही क्वेश्चन था, पोटेशियम डाइक्रोमेट कंसंट्रेटेड H2SO4 और Cl माइनस ब्राउन रेड पेपर वेपर देता है किसका, याद करो डाइक्रोमेट के साथ रिएक्ट करके क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट होता था ये, ठीक है, जो हमने ग्रुप 2 के लिए पढ़ा था एनाइन में। तो ये क्या होगा, ये क्रोमाइल क्लोराइड आपका बन रहा है, तो इसका व्हाइट पीपीटी बनेगा, ठीक है। चलिए, अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ओके। तो आई थिंक सारी की सारी चीजें मैंने यहाँ पर कवर कर दी है, एक्स्ट्रा कंफर्मेटरी टेस्ट मैंने आपको बता दिए, यहाँ पर इसके बाहर जेईई मेंस में कुछ नहीं आने वाला, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ाई करो, ये सीरीज हमारी कंप्लीट हो चुकी है इनऑर्गेनिक की, सारे के सारे लेक्चर्स को अच्छे से देखना, मेरी जो कोवलेंट है उसको 2 से 3 बार पढ़ना, एंड प्लीज जेईई मेंस में अच्छा स्कोर करके लेके आना। ऑल द बेस्ट फॉर योर जेईई मेंस एग्जाम। दिस इज ऑल, सिंगल जॉरी साइनिंग ऑफ विद दिस सीरीज, एंड हम कुछ नया अब लेकर आने वाले हैं आपके लिए ऑर्गेनिक और फिजिकल के लिए, बट हाँ, यस, वी हैव कंप्लीटेड द इनऑर्गेनिक एंड दिस इज अ वेरी बिग मोमेंट फॉर मी, क्योंकि भाई मैंने पहली बार पूरी एक सीरीज, टीचिंग सीरीज इस चैनल के ऊपर पढ़ाई है। तो दिस इज ऑल, अच्छे से पढ़ाई करो, सिंगल जॉरी साइनिंग ऑफ।